हेलो, नमस्ते आप सभी को। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो है आपके सिलेबस से जो छठा अध्याय है यानी कि सिक्स्थ जो चैप्टर है के बारे में। और ये हमारी लेक्चर सीरीज़ जिसमें 18 वीडियोज़ हैं उसमें जो नंबर 6 का वीडियो है वो आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का टाइटल। इस जो अध्याय है इसका जो शीर्षक है वो है वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक विचारधारा एवं नौकरशाही का सिद्धांत। प्रबंध को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। प्रबंध से यहाँ मतलब है मैनेजमेंट। किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करना प्रबंध कहलाता है। और मैनेजमेंट यानी किसी चीज़ की व्यवस्था करना, उसकी देख रेख करना, उसका निरीक्षण परीक्षण करना और उस चीज़ को, उस संगठन को या किसी भी कार्य को अच्छे से चलाए रखना या उसका जो मकसद है उसको पूरी तरह से प्राप्त करना। चाहे आप किसी बैंक के मैनेजर को ले लीजिए, किसी फैक्ट्री के मैनेजर को ले लीजिए या फिर घर के मुखिया को ले लीजिए, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में उस चीज़ का प्रबंध करते हैं जिसका वो उद्देश्य रखते हैं। यानी कि जो जो भी चीज़ ये सब संभालते हैं अपने अपने विषय में, वो उसकी देख रेख, उसका निरीक्षण परीक्षण और उसका एक तरह से कहें तो प्रबंध कर सकते हैं। तो प्रबंध का जो वैज्ञानिक रूप है उसको हम देखेंगे इस अध्याय में। प्रशासनिक विचारधारा मतलब प्रबंध के संबंध में, किसी चीज़ का मैनेजमेंट करने के विषय में जो प्रशासनिक विचार हैं उसको हम देखेंगे। ये भी एक अलग कंसेप्ट है, ये एक अलग विषय है, आता प्रबंध के अंदर ही है। ये जो तीनों चैप्टर हैं वो प्रबंध के अंदर ही आएंगे, लेकिन ये इस प्रबंध की तीन शाखाएं आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। पहली शाखा वैज्ञानिक, दूसरी प्रशासनिक और तीसरी नौकरशाही। और ये इस अध्याय का छोटा सा सारांश दिया गया है। यह अध्याय प्रशासन के विकासवादी सफर का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यानी कि जो विकास किस तरह से टाइम टाइम पे होता रहता है प्रशासन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, प्रबंध के अंदर, उसका हम विश्लेषण करेंगे। इसका उद्देश्य छात्रों को यह समझाना है कि औद्योगिक क्रांति के बाद प्रशासन को एकमात्र अभ्यास से हटाकर एक व्यवस्थित विज्ञान और सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो प्रबंध है यानी कि किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट जो होता है उसका वैज्ञानिक रूप में, यानी कि एक ज़्यादा वैज्ञानिक, ज़्यादा अच्छी सोच के साथ और वैज्ञानिक तरीके के साथ, ज़्यादा प्रमाण के साथ जो शुरुआत हुई है वो औद्योगिक क्रांति के साथ शुरू हुई है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी यूरोप में। ये इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये जो देश हैं इनमें यहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। और जो प्रबंध है वैसे तो बहुत पुराने समय से किसी न किसी रूप में प्रबंध होता आ रहा था, मैनेजमेंट होता आ रहा था। लेकिन आधुनिक जो स्तर है वो इसका आधुनिक जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई उसके बाद शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं ये अध्याय क्या कहता है, इसको विस्तार में पढ़ते हैं। अच्छा, तो आधुनिक प्रशासन का उदय। अब प्रशासन जो है यानी कि आप अपने जिले का प्रशासन ले लीजिए, अपने राज्य का प्रशासन ले लीजिए या देश का प्रशासन ले लीजिए। प्रशासन से मतलब है जो किसी चीज़ पे राज्य करता है, उस चीज़ पे उसका मैनेजमेंट जो देखता है, उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, उससे क्या फ़ायदा होगा, इन सब चीज़ का जो निर्णय होता है उसी को प्रशासन कहते हैं। और वो जो निर्णय कोई लेता है उसका एक उद्देश्य भी होता है कि कोई निर्णय क्यों लिया गया है। देश में कोई कानून बनता है तो उसके पीछे कोई कारण भी तो होता है ना, कि उस कानून से हमें क्या लाभ, क्या नुकसान, क्या फ़ायदे होंगे, तो वो है। अब देखते हैं कि आधुनिक जो समय है यानी कि ये जो मॉडर्न जो ज़माना है, मॉडर्न टाइम है, इसमें प्रशासन का नया जो रूप देखने को मिला वो कैसे शुरू हुआ, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या उससे लाभ हुए, क्या-क्या चीज़ें हमने सीखी प्रशासन के अंदर, प्रबंध के अंदर क्या-क्या नई चीज़ें जुड़ी। 20वीं सदी से लेकर आज तक की अवधि को आधुनिक प्रशासन युग के नाम से जाना जाता है। 20वीं सदी यहाँ पे कहने का मतलब है जो सन 1900 शुरू होता है ना, 1899 के बाद जब 1900 सन लागू होता है, 1900 से लेकर के 1999 तक ये 20वीं सदी थी। ठीक है, तो 20वीं सदी से लेकर आज तक यानी कि अब जो टाइम चला आ रहा है, इस टाइम से लेकर के आज का टाइम जो है 2025-26 का जो समय है, इस समय तक जो आधुनिक प्रशासन का युग कहा जाता है इसको, ये जो टाइम है ना, इसको मॉडर्न मैनेजमेंट का युग कहा जाएगा।
पिछली सदी एक से पिछली सदी में अनेक विचारकों ने प्रशासन के अध्ययन को समुन्नत बनाने का प्रयास किया। यानी कि जो पिछली सदी थी, अभी 21वीं सदी चल रही है, इससे पहले 20वीं सदी थी, तो उसमें बहुत सारे विद्वान थे। उन्होंने जो मैनेजमेंट करने का तरीका है, जो प्रशासन है, जो प्रबंध है ना, उसको विस्तार देने, उसको सुधारने के प्रयास किए। यह अध्याय, अब जो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस अध्याय में टेलर एक विद्वान थे, उनके बारे में, टेलर की कार्य कुशलता, वो अपने काम को करने में कितने माहिर थे, काम को करने में कितने अच्छे थे, उस बारे में पढ़ेंगे। फेयोल की प्रशासनिक प्रक्रिया, ये भी एक विद्वान थे, तो इनकी जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, जैसे हमने शुरू में देखा था कि प्रबंध के दो तीन रूप होते हैं, प्रशासनिक, ब्यूरोक्रेटिक यानी कि नौकरशाह वाले, और एक दूसरा भी था। तो इन जो फेयोल की जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, यानी कि जो प्रबंध की प्रक्रिया, उसको भी देखेंगे। और वेबर की औपचारिक संरचना के त्रिकोण के माध्यम से आधुनिक प्रबंध की नींव को स्पष्ट करता है। यानी कि ये तीन विद्वान थे, इनकी जो तीन अलग अलग विचारधाराएं थी, ये प्रबंध को लेके ही तीन विचारधाराएं थी, और इसको हम इस अध्याय में समझेंगे। परंपरागत विचारकों में F.W. टेलर, जो यहाँ पे जिनका जिक्र हो रहा है, वही टेलर यहाँ पे आए हैं। हेनरी फेयोल तथा मैक्स वेबर के नाम अग्रगण्य हैं। ये जो विद्वान हैं, प्रशासन की दृष्टि से, प्रबंध की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं आधुनिक युग में। इनने सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है, इन्होंने इसका विकास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपना। इन तीनों विचारकों ने मिलकर आधुनिक प्रशासनिक विज्ञान की आधारशिला रखी। आधारशिला रखने का मतलब है जैसे नींव लगाना, किसी चीज की शुरुआत करना, उसके बाद उस पर आगे 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 चीजें डेवलप होती जाती हैं। लेकिन ये जो तीन विद्वान थे, इन्होंने आधुनिक प्रबंध, अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रबंध का मतलब क्या है। प्रबंध यानी मैनेजमेंट, और आधुनिक यानी कि 20वीं सदी से लेकर के अब तक का जो दौर है, उसके अंदर प्रबंधन करना, किसी भी संगठन का, किसी भी संस्था का मैनेजमेंट करना, तो उसमें क्या क्या चीजें हुई, इन तीन विद्वानों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब अध्याय का रोड मैप, इस अध्याय में हम जो पढ़ेंगे उनकी जो 5 पॉइंट समरी यहाँ पे है हमारे पास। तो इस 5 पॉइंट समरी में हम देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध, सिद्धांत और तकनीक, ये प्रबंध का एक पार्ट है वैज्ञानिक प्रबंध। दूसरा पार्ट है प्रशासनिक विचारधारा यानी कि प्रशासनिक प्रबंध, ये फेयोल का नियम था, इसमें फेयोल का योगदान थे। ये POSDCORB, और पोस्ट कॉर्ब भी बोल सकते हैं आप इसको, और POSDCORB भी बोल सकते हैं। इसमें गुलिक का जो दृष्टिकोण है, गुलिक भी एक विद्वान थे, एक विचारक थे, तो उन्होंने भी कुछ योगदान दिया था, उसको हम पढ़ेंगे। नौकरशाही का सिद्धांत, नौकरशाही भी प्रबंध का एक तरीका है, एक अलग प्रकार है, उसको हम पढ़ेंगे। समग्र मूल्यांकन, यानी कि इस पूरे पाठ का एक साथ मूल्यांकन, या फिर इसको री इवेल्युएट करेंगे, हम समराइज करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो ये तो हो गया पूरा परिचय कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब आगे की चीज़ों को चलिए फिर डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमने जब डिस्कस किया था कि प्रबंध जो है, मैनेजमेंट है, उसके तीन पार्ट हैं, वैज्ञानिक, नौकरशाह, और एक तरीके से आधुनिक जो है, ये तीन पार्ट हमारे पास थे। तो इसमें से पहला जो पार्ट है वैज्ञानिक प्रबंध का उद्भव, उद्भव यानी कि इसकी शुरुआत, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि जो इसकी शुरुआत की जो इतिहास है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, इसकी जो शुरुआत, वैज्ञानिक प्रबंध के, जो प्रबंध का एक दूसरा रूप है, एक प्रबंध का ही एक रूप है, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई हम देखेंगे, और इसके पीछे का इतिहास भी जानेंगे। तो 20वीं सदी के आरंभ में एक नया प्रशासन ने एक नया रूप ग्रहण किया, जिसे वैज्ञानिक प्रबंध कहा जाता है। 20वीं सदी हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। 1900 से लेकर के 1999 तक का जो दौर है, 1999 तक का जो समय है, उसको हम आधुनिक 20वीं सदी कहेंगे। और 20वीं सदी जो है, उसके अंदर वैज्ञानिक प्रबंध हम उसको कहेंगे, जो प्रशासन का नया रूप जो आया, सामने आया हमारे। इसके जन्म के पीछे औद्योगिक क्रांति की तकनीक की तत्कालीन परिस्थितियां उत्तरदायी थी। यानी कि औद्योगिक क्रांति जब हुई थी यूरोप में, तो उसके पीछे की जो हालतें थी, जो भी हालतें वहां पे बनी, वो जिम्मेदार थी इसके लिए। 19वीं सदी के अंतिम दशक में कम लागत पर श्रेष्ठ माल बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। अब जैसे हमने शुरू में चर्चा की थी कि प्रबंध क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट किसी चीज का करने का मकसद ही होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका पूरा फायदा उठा पाए। और जब औद्योगिक क्रांति आई, तो हमें ये आवश्यकता महसूस हुई कि इस तरह से प्रबंध किया जाए चीज़ों को, इस तरह से मैनेज किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन हो पाए। औद्योगिक क्रांति में उद्योगों से संबंधित चीज़ें हुई थी,
तो ये उसके लिए जो नया नजरिया आया चीजों को मैनेजमेंट करने का, नया जो तरीका आया, उसी को हम वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। अब वैज्ञानिक जो प्रबंध है उसका मूल मंत्र क्या है, यानी कि उसकी जो सोच है, वैज्ञानिक प्रबंध हम किसको बोलते हैं, क्या है वैज्ञानिक प्रबंध के अंदर। तो मूल मंत्र इसका है, प्रत्येक कार्य एक विज्ञान है। इन इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम है हम ऐसे ही नहीं कर लेते हैं कि जस्ट ऐसे ही कर लिया, बिना दिमाग लगाए, बिना उसमें कुछ सोचे समझे, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक जो कार्य है वो एक वैज्ञानिक कार्य है, एक विज्ञान है। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, कुछ रीजन होते हैं। और इसके जो प्रणेता थे, इसको जो पैदा करने वाले, या फिर इस जो सोच को, वैज्ञानिक प्रबंध की जो सोच है उसको लेकर आने वाले जो वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, यानी कि FW टेलर, जो हमने शुरू में पढ़ा भी था इनके बारे में। ये वैज्ञानिक प्रबंध को एक तरीके से हमारे सामने उसका परिचय इन्होंने ही करवाया था। अब टेलर का करियर, ये टेलर साहब थे, ये क्या थे, ये टेलर जो है इनका उपनाम है। ओके। और टेलर जो है, ये इनका करियर क्या था, ये किस व्यवसाय में थे, क्या काम करते थे। तो मिडवे स्टील कंपनी में श्रमिक से मुख्य अभियंता तक का सफर इन्होंने तय किया। मिडवे स्टील नाम की कोई कंपनी रही होगी, उसके अंदर ये एक साधारण मजदूर थे जो मजदूरी का काम करते थे, उससे लेकर के इन्होंने एक मैनेजर यानी कि एक प्रबंधक तक की भूमिका निभाई। जिस प्रबंध के बारे में हम पढ़ेंगे, वही प्रबंधक ये बन गए, एक मजदूर से शुरू करके। तो इसमें इनमें कुछ ना कुछ बात तो रही होगी, तभी तो ये एक साधारण मजदूर से लेकर के मैनेजर बन गए। अब इनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, यानी कि इनकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, उन्होंने कहाँ से करी थी, कैसे की थी, किस विषय में पढ़ाई की थी। तो टेलर ने संध्याकालीन स्कूल से। अब ये संध्याकालीन स्कूल एक कंसेप्ट है जिसमें जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उस तरह का स्कूल नहीं। संध्याकालीन यानी कि ये कक्षाएं संध्या के समय, शाम के समय लगती थी, ताकि जो काम करने वाले लोग हैं वो भी पढ़ाई कर सकें। तो ऐसे स्कूल से ये टेलर साहब पढ़े थे, दिन में काम करते होंगे और शाम को स्कूल जाकर के पढ़ाई करते होंगे। और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करी थी इन्होंने, इंजीनियरिंग करी थी, इंजीनियरिंग में मास्टर करी थी। जैसे हम मास्टर ऑफ आर्ट्स MA करते हैं, एम एम MSc करते हैं, मास्टर ऑफ साइंस, MCom, मास्टर ऑफ कॉमर्स होता है, उसी तरह से इन्होंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करी थी। और अब इन्होंने अपने व्यवहारिक अनुभव, यानी कि जो प्रैक्टिकल ज्ञान जो इनके पास था, जो फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर जो भी इन्होंने प्रैक्टिकल बातें सीखी थी, उनका जो अनुभव था, और सैद्धांतिक ज्ञान यानी कि जो थ्योरी इन्होंने पढ़ी थी, जैसे कंसेप्ट जो भी सीखे थे अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के दौरान, उन दोनों को मिलाकर के प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। ये अपनी, इनका जो अनुभव था उसको इन्होंने साथ में मिलाया, और जो डिग्री इन्होंने ली थी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की, दोनों का ज्ञान मिला करके उस दौरान, उस समय में इन्होंने ना प्रबंध के क्षेत्र में, यानी कि मैनेजमेंट जो होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी बैंक का, तो उसमें इन्होंने नए नए नियम बनाए, नए नए इन्होंने शोध किए, नए नए खोज की, और प्रबंध को और बढ़िया बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिल सकता है। तो ये इनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि थी, शैक्षिक। और प्रथम प्रकाशन, ये इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका प्रकाशन हुआ पहली बार 1895 में, पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम जो है इनकी बुक का नाम था। और शीर्षक लेखक के साथ साथ टेलर ने अपनी विचारधारा को औपचारिक रूप दिया। औपचारिक रूप यानी जिसका कोई रिकॉर्ड होता हो, जिसका कहीं कागजों में कहीं जिक्र होता हो, एक तरीके से प्रमाणिक चीज इन्होंने ये लिखी पहली बार। यह प्रकाशक वैज्ञानिक प्रबंधन की नींव बन गया। यह प्रकाशन, ये जो किताब है, ये जैसे हमने पढ़ा कि प्रबंध की 3 शाखाएं होती हैं, वैज्ञानिक, नौकरशाही और एक दूसरी। तो इस जो प्रशासक, जो वैज्ञानिक वाला प्रबंधन है ना, इनकी जो बुक है वो एक तरीके से इस शाखा के लिए, इस प्रकार के प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक थी। इनकी शुरुआती बुक थी, नींव रखने वाली बुक थी एक तरीके से। इनकी बुक के बाद ही वैज्ञानिक प्रबंधन की शुरुआत हुई, उसमें ज़्यादा शोध हुई, दुनिया के सामने आया वैज्ञानिक प्रबंधन का तरीका। वैज्ञानिक प्रबंधन, ये इनका कथन है, ये फ्रेडरिक W टेलर साहब, ये जो है इस वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में अपने जो विचार है ना, जो भी बोला इन्होंने, वो ये हम पढ़ेंगे। ये इन्होंने जो भी ये लाइन बोली थी वैसी की वैसी ही लिखी। वैज्ञानिक प्रबंध सही रूप में यह जानने की कला है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं, तथा यह देखना कि उसे सर्वोत्तम ढंग तथा अधिकतम मितव्ययिता पूर्वक करते हैं। इस लाइन को हम समझते हैं। वैसे तो हमने ऊपर जो पढ़ा वही इस लाइन में कहा गया है, पर जैसे देखो, वैज्ञानिक प्रबंध जो है, वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा में हमने देखा कि किसी चीज को दिमाग लगा करके करना।
जैसे उदाहरण के तौर पर हम माने कि कोई हमारे घरों में कोई काम होता है, तो ऐसे ही हम मिल-जुल के कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, किस तरह से, कोई कागज़ी कार्रवाई नहीं रखते हम, उसकी डॉक्यूमेंट नहीं रखते। पर वैज्ञानिक प्रबंध है जो उससे बिल्कुल उल्टा है, उसमें हर चीज़ नाप-तोल के करी जाती है, उस करने का एक रीज़न होता है, एक कारण होता है और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा वो भी होता है। तो ये कहते हैं कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं? अब जैसे कोई बैंक का मैनेजर है, किसी फैक्ट्री का मैनेजर है, तो उसको क्या रिज़ल्ट चाहिए अपनी फैक्ट्री के अंदर? कितना वो माल बनाना चाहता है 1 दिन में? कितनी उसकी माल बनाने की क्षमता बढ़नी चाहिए? किस तरह से उसको काम करवाना है? क्या उसकी एक तरीके से फ़िलॉसफ़ी रहती है? वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसको ये वैज्ञानिक प्रबंध कह रहे हैं। यहाँ देखना उसे तथा यह देखना कि उसे सर्वोत्तम ढंग से अब काम करने को तो कैसे भी हम कर सकते हैं। 4 लोग हैं, कुछ भी काम करना है तो मिल-जुल के थोड़ा-थोड़ा आपस में कर लेते हैं। पर वैज्ञानिक प्रबंध में ना ऐसा मैनेजमेंट किया जाता है कि उसको ऐसे तरीके से करना कि उससे अच्छा रिज़ल्ट किसी दूसरे तरीके से आएगा ही नहीं। उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। सही साधन का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कोई भी काम ले लीजिए, एक कारखाना है, उसमें कुछ बनाने का काम चलता है, जैसे कि एक साड़ी बनाने का कारखाना है। तो उसमें जो कपड़े धागे से कपड़ा बनाने का काम है, वो किस मशीन से करवाना है, किस इंसान से करवाना है, कौन उसको बनाएगा, ये सब काम एक प्रबंधक का होता है, एक मैनेजर को होता है। और मैनेजर को अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस काम में अच्छा है, तभी तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा ना। सबसे ज़्यादा चीज़ें बन पाएगी, सबसे ज़्यादा मुनाफा हो पाएगा। और अधिकतम मितव्ययता यानी कि कम से कम लागत में कोई काम को कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लेना, ये है वैज्ञानिक प्रबंध का एक तरीके से मूल सारांश। कि कोई काम को ऐसे करवाओ कि कोई दूसरे तरीके से करे तो उससे अच्छा रिजल्ट ना आए। वैज्ञानिक प्रबंध से ही सबसे अच्छा रिजल्ट आता है, ये कह रहे हैं फ्रेडरिक साहब टेलर जी। अब वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषाएं फिर से वही। वैज्ञानिक प्रबंध रूढ़िवादिता को हटाकर तथ्यों और प्रयोगों को अपनाने पर जोर देता है। रूढ़िवादिता से यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो पहले से किसी काम को करने का जो तरीका चला आ रहा है ना, वो नहीं। अब वैज्ञानिक तरीके से सोचो कि इस काम को कैसे करें कि सबसे अच्छा रिजल्ट आए। रूढ़िवादी जो चलते चले जो परंपराएं चलती चली आ रही हैं, उसको छोड़ करके तथ्यों यानी कि पहले उसको प्रमाणित करो कि ये व्यक्ति यही काम सबसे अच्छा करता है और ये इस चीज से इस काम को ऐसे करेंगे तो सबसे ज्यादा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो उसको पहले जांचो, परखो, बार बार परखो, उसका प्रयोग करो, फिर उस काम को करने का एक तरीके से रास्ता अपनाओ। वही है वैज्ञानिक प्रबंध। यह प्रबंधन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की वकालत करता है। वैज्ञानिक कैसे सोचते हैं? वैज्ञानिक हर चीज का सबूत देखते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं वो साइंस से संबंधित खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो वो हर चीज के पीछे लॉजिक्स देखते हैं, वो कारण देखते हैं कि क्या कारण, किस कारण से ऐसा हुआ। और यही चीज वो फ्रेडरिक साहब ये प्रबंधन के अंदर लागू करने को कह रहे हैं कि आप अगर किसी चीज का मैनेजमेंट कर रहे हो, किसी चीज का प्रबंधन कर रहे हो, तो इस तरह से करो कि हर चीज का आपके पास वैज्ञानिक कारण हो। ऐसे ही नहीं कि मुझे यार ये लग रहा है कि ये काम सही कर लेगा, उस बात पे मत जाओ। पहले देखो, दोनों में तुलना करो, कंपैरिजन करो, वैज्ञानिक तरीके पे जाओ। पारंपरिक अनुमान आधारित विधियों से बिल्कुल भिन्न। अब यही मैं लाइन अभी बोल रहा था कि जो आम साधारण तौर पे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे घर में कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, उसमें बहुत सारे काम करने होते हैं। जो इनविटेशन कार्ड है वो बांटने होते हैं, मिठाइयाँ बनवानी होती है, जो मेहमान आए होते हैं उनकी देख रेख करनी होती है। तो ये घर के सदस्य जो करते हैं, किस तरह से किससे क्या करवाना है। ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के चल ये मैं कर लेता हूँ, ये तुम कर ले, इस तरह से बंदर बांट करके कोई काम मत करो। पहले परखो, वैज्ञानिक तकनीक लगाओ, रूढ़िवादी तरीका मत अपनाओ। वो वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक प्रबंधन है किसी काम का। अब वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक प्रबंधन है, उसका दो तीन और विद्वानों को हम देखेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में। कार्य का व्यवस्थित अध्ययन, कोई भी काम है उसको एक तरीके से व्यवस्थित अध्ययन, जैसे हम अपना सिलेबस पढ़ते हैं और उसको एकदम लाइन टू लाइन समझते हैं, हर चीज को देखते जाते हैं, करते जाते हैं, फिर हमें समझ आता है कि अच्छा ये चीज ऐसी थी, उसको एक व्यवस्था से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा कहीं से देख लिया, थोड़ा कहीं से देख लिया, इधर उधर से करके उल्ट मोटा मोटा समझ लिया, ऐसा नहीं करना होता है। विश्लेषण और निष्पादन में निरंतर सुधार की प्रक्रिया। अब ये भी है, पीटर ड्रकर साहब कहते हैं कि वैज्ञानिक, कोई भी अगर वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता ये भी है कि ये नहीं कि एक तरीका हमें मिल गया कि अच्छा यही है सबसे बेस्ट तरीका, इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं करना। भले ही वो कितने ही फैक्ट पे आधारित हो, लॉजिक पे आधारित हो, हमें ये भी करना है कि और ज्यादा सुधार उसमें करना है। एक तरीके से हमेशा लगे रहना है कि
किसी चीज़ में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया जा सकता है, किसी चीज़ को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस प्रक्रिया को भी हमेशा चालू रखना है। यह केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यावहारिक कार्य प्रणाली है। वैज्ञानिक प्रबंधन का ये सिर्फ ये सिद्धांत नहीं है, ये व्यावहारिक कार्य प्रणाली है। प्रैक्टिकल तरीका यही है वैज्ञानिक प्रबंधन से मैनेजमेंट करने का। अब जी एस सुधा ये जो कह रही हैं वो देख लेते हैं। तथ्यों यानी कि जो फैक्ट हैं, जो आंकड़े हैं, उनको देखो। फिर जो तर्क है, लॉजिक की बात है, जो मतलब एक तरीके से जो बुद्धिमत्ता वाली बातें हैं, जो लॉजिक्स हैं, उनको देखो। प्रयोगों पर आधारित प्रबंधकीय विचारधारा, प्रयोगों पर आधारित यानी कि आप ट्रायल कर करके देखो कि कौन किस काम में अच्छा है, किस तरह से करें तो काम अच्छे से होता है, मैनेजमेंट अच्छे से होता है। उस पर आधारित जो प्रबंधन करने की जो तकनीक है, जो विचारधारा है ना, जो प्रत्येक निर्णय को वैज्ञानिक आधार पर लेने का समर्थन करती है, इस तरह का यानी कि जो तर्कों पे आधारित भी हो, जो तथ्यों पे आधारित भी हो, जिन जो प्रयोग कर करके पता की गई हो, ऐसी जो विचारधारा है प्रबंधन करने की, उसको वैज्ञानिक आधार पर मतलब उसको अपने वैज्ञानिक प्रबंधन कह सकते हैं एक तरीके से। या फिर वैज्ञानिक प्रबंधन होने का समर्थन करती हो, इस तरह की प्रक्रिया को हम वैज्ञानिक प्रबंधन कहेंगे। ये कहना है जी एस सुधा का। वैज्ञानिक प्रबंधन की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन की कुछ विशेषताएं भी होती होंगी। क्या क्या विशेषताएं हैं वैज्ञानिक प्रबंधन की? तो वैज्ञानिक प्रबंधन किस तरह से हमें एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई प्रबंधन को देख करके कि ये वैज्ञानिक प्रबंधन है या नहीं? उसके लिए हमें उसकी विशेषता तो पता होना चाहिए ना। तो देखते हैं तकनीकों एवं सिद्धांतों पर सिद्धांतों का समूह। इसमें बहुत सारी तकनीक होती है कि अगर किसी काम को वैज्ञानिक तौर से करना है तो ये तकनीक लगेगी, ये सिद्धांत लगेगा, ये नियम लगेगा। यह केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि व्यावहारिक तकनीकों का व्यापक संग्रह है जो संगठनात्मक दक्षता को दर्शाता है। जैसे कि तकनीकों सिद्धांतों का समूह तो है ही है वैज्ञानिक प्रबंधन जो है, उसमें तकनीक भी है, सिद्धांत भी है। लेकिन तकनीक और सिद्धांतों को मिलाकर के जो प्रैक्टिकल तरीका बनता है किसी काम को करने का, सबसे अच्छा तरीका, और उसके साथ साथ जो उस काम को करने वाला जो संगठन है, उसकी जो क्षमता है, एक तरीके से किसी संगठन के ऊपर हमने कोई काम लगाया, करने को तरीका लगाया, वैज्ञानिक तरीका किसी संगठन में करने को, तो उसमें जो मिलजुल करके उन लोगों को काम करने की जो क्षमता है ना, उसकी दक्षता को बढ़ावा बढ़ावा भी मिलता है इस वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीक से। अब किसी काम को ऐसे ही नॉर्मल परंपरागत रूढ़िवादी तरीके से करेंगे तो वो ठीक है, काम हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि उसका मैक्सिमम फायदा हमें मिल गया। हो सकता है कि हमने बहुत सारा उसके अंदर अपना जो कठिन परिश्रम है वो किया, पर फायदा बहुत थोड़ा मिला। और वैज्ञानिक प्रबंधन से बहुत कम फायदा, हमने बहुत कम उसमें प्रयास किए और फिर भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला। तो ये वैज्ञानिक तकनीक का एक सिद्धांत है। विज्ञान, तर्क एवं विश्लेषण पर आधारित प्रत्येक निर्णय अनुभवजन्य साक्ष्य यानी कि जो अनुभव हैं, जो जिस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं किसी भी क्षेत्र में, उनके जो अनुभव है उसके आधार से भी कोई हमें सबूत मिलता है कि ये तरीका सही है, ये नहीं सही है। उसके बाद तर्क के आधार पर और व्यवस्थित अध्ययन पर आधारित होना चाहिए, न कि मात्र अंतर्ज्ञान पर। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है इस तरह से करेंगे तो सही होगा, इस तरह से नहीं। अनुभव जो किसी किसी को किसी काम को करने का अनुभव है उसको ध्यान में रखना होगा। हमें तर्क को ध्यान में रखना होगा, लॉजिक के बारे में सोचना होगा कि लॉजिक क्या कहता है। यानी कि जो अक्ल लगाएं तो इसमें इस चीज़ का क्या हमें उत्तर मिलता है, वो भी हमें देखना है। और व्यवस्थित अध्ययन यानी कि एक लाइन टू लाइन हमें चीज़ों को समझने के बाद जो निर्णय लेना है ना, वो वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता है। ये दूसरी विशेषता हो गई। उत्पादकता वृद्धि पर पूर्ण बल। अब ये तो जाहिर सी बात है कि किसी काम को हम अगर दिमाग लगाकर करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे, तो उसका मकसद क्या है करने का? करने को तो हम वैसे भी कर सकते हैं। मकसद यही है ना कि संगठन, कोई भी मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई बैंक है, कोई कंपनी है, वो संगठन हो गया, उसकी उत्पादकता में वृद्धि करना। अब एक कोई फैक्ट्री है, उसमें उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं पेन बनते हैं। पेन बन रहे हैं खाली रिफिल में, उसके ऊपर वो बाहर पेन का जो कवर है वो लगा रहे हैं, कोई कैप लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, ऐसे करके एक पेन बन रहा है। पर एक ऐसा तरीका लगाया जाए जिससे ये काम, मान लो एक फैक्ट्री में 1000 पेन बनते हैं डेली, और एक तकनीक में थोड़ा सुधार करके उसमें 5000 पेन बनने लग जाए, तो ये उसका फायदा हुआ ना, वैज्ञानिक तकनीक लगाने का हमें एक फायदा हुआ। तो वो भी है कि किसी चीज़ का उत्पादन बढ़े, जो काम हम करना चाहते हैं उसकी मात्रा बढ़े, तभी तो उस चीज़ का फायदा हुआ, वरना क्या फायदा हुआ वैज्ञानिक तकनीक लगाने का फालतू में? पुराने तरीके से ही करते रहे वही सही रहेगा।
इसके लिए कार्य प्रक्रियाओं का निरंतर विश्लेषण और सुधार आवश्यक है। और ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक अच्छा तरीका मिल गया और हम उसी पे चिपके रहें। टाइम के साथ साथ हमें बदलाव भी करने पड़ते हैं उस तरीके में, और सुधार भी करने पड़ते हैं। हमें सुधार करने भी चाहिए ताकि और समय के साथ साथ चीज़ों में सुधार आए। अब श्रमिकों को आर्थिक शक्ति के रूप में देखना। ये जो टेलर साहब थे जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को एक तरीके से आधारशिला रखी, वैज्ञानिक प्रबंधन की जो सोच है उसको शुरू किया, वो कह रहे हैं कि टेलर श्रमिक मुख्यतः आर्थिक प्रेरणाओं से प्रभावित होते हैं और उचित वेतन प्रदान करने से उत्पादकता बढ़ती है। ये भी इन्होंने सही कहा है कि वैज्ञानिक जो प्रबंध है इसमें ऐसा नहीं कि पूरा दिन इसी में लगे रहो, ये तरीका सही है, वो तरीका सही है, गलत है, और इससे काम करवाओ, उससे काम करवाओ। मतलब कानून झाड़ने से कुछ नहीं होता। जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो फैक्ट्री में जो काम करता है या किसी भी संस्था में जो काम करने वाला इंसान है, किसी संगठन में काम करने वाला, उसको तो आखिर में पैसा चाहिए होता है ना। उसको पैसे के बिना मतलब वो क्यों काम करेगा। तो यहाँ पे टेलर ये कह रहे हैं कि उचित वेतन भी उनको मिलना चाहिए। ये भी एक वैज्ञानिक प्रबंध का तरीका है। ऐसा है कि काम पूरा दिन आप करवाओ अच्छे से अलग अलग तकनीकों के साथ, और जब वेतन की बात आए तो आप आगे पीछे हटो कि हम इतना देंगे उतना देंगे, तो उसमें भी श्रमिक जो है, एक्चुअल काम करने वाला है, वो डीमोटिवेट होता है। तो ये भी नहीं करना चाहिए। मितव्ययता, अब ये भी पॉइंट कर ही चुके हैं हम, पर फिर भी देख लेते हैं। प्रत्येक कार्य को करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है, वन बेस्ट वे। हाँ ठीक है कि किसी एक काम करने को एक सबसे अच्छा तरीका होता है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका लगाओ तो उतने अच्छे परिणाम हमें नहीं मिलते। जैसे पढ़ने का कोई एक तरीका होता है, याद करने का कोई एक तरीका होता है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका लगाओ तो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। उसी तरह हर काम को करने का एक तरीका होता है, पर उस काम करने के उस तरीके में फायदा ये होना चाहिए कि वो सबसे कम संसाधनों की बर्बादी करे। यानी कि जरूरत पड़ने वाली चीज है। अब जैसे एक स्टूडेंट के लिए हम देखते हैं कि सबसे जरूरी जो संसाधन है वो क्या होता है, वो होता है टाइम। तो एक स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें याद कर सके, ज्यादा से ज्यादा वो सीख सके। तभी तो हुआ ना वैज्ञानिक तरीका उसके काम करने का, या फिर उसकी स्टडी को मैनेज करने का, प्रबंध करने का। मितव्ययता यानी कि कम खर्च करने को बढ़ावा देना। किसी भी चीज का, किसी भी संसाधन है, अब विद्यार्थी के पास समय संसाधन है, तो कोई फैक्ट्री का जो ओनर है उसके पास जैसे धातु, लोहा या जिस चीजों से फैक्ट्री में चीजें बनती हैं वो उसके लिए संसाधन हो गया। मजदूर की मजदूरी भी उसके लिए एक संसाधन है। कोई काम एक दिन में होने वाला है, उसमें अगर मजदूर 3 दिन लगा रहे हैं तो उसके संसाधन, उसके पैसे, उसके जो मजदूरों को वेतन के पैसे वो बर्बाद हो रहे हैं ना। उनको कम करना ही इसका लक्ष्य होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब ये है वैज्ञानिक प्रबंध के साथ आधारभूत सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध जो है उसके सिद्धांत यानी कि उसके नियम क्या है, मतलब किस तरह का जो वैज्ञानिक प्रबंधन है वो नियम मतलब उसके होने चाहिए। टेलर का मानना था कि अंगूठे के नियम। अब ये अंगूठे के नियम, ये जो चीज़ है ये थोड़ी आपको कंफ्यूज कर सकती है, उसको मैं थोड़ा आसानी से समझा देता हूँ। एक आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ना, किसी काम को करने का आड़ू तरीका, यानी कि उसमें कोई वैज्ञानिक सोच नहीं होती, कोई आंकड़े नहीं होते, कोई व्यवहारिक तरीका नहीं, जस्ट ऐसे ही कर देते हैं आड़ू तरीके से, साधारण तरीके से, नॉर्मल तरीके से, परंपरावादी तरीके से। उसको बोलते हैं थंब ऑफ रूल। इंग्लिश में एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल होता है ये, थंब ऑफ रूल या रूल ऑफ थंब। तो ये अंगूठे का नियम, यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद लिखा गया है, पर ये हमारे हिंदी में उतना प्रचलित नहीं है अंगूठे का नियम से। इसके बजाय कार्य का वैज्ञानिक विकास होना चाहिए। यही बात तो हम कर रहे हैं तब से, कि ऐसा नहीं कि जो चला चलाया तरीका पुराना चला आ रहा है किसी काम को करने का, किसी चीज के प्रबंधन करने का, उसकी बजाय उस पर वैज्ञानिक हमारी सोच होनी चाहिए, उसमें वैज्ञानिक शोध होना चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए, उस बात में कुछ अकल होनी चाहिए कि हाँ यार ये बात है तो सही, बिल्कुल ये मतलब साबित हो गई ये बात। इस तरह की बातों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ये सिद्धांत आधुनिक प्रबंधन की रीढ़ है। यानी कि हमें वैज्ञानिक तरीका लगाना है तो ये आधुनिक प्रबंधन जो है ये इसकी रीढ़ है। सबसे जरूरी बात है ही यही आधुनिक प्रबंधन के अंदर, कि तरीके में सोच वैज्ञानिक लगाओ किसी काम को करने में, ऐसे ही मत करो। अब पहला ये विज्ञान ना कि अंगूठे का नियम, ये हमने समझ ही लिया है। अटकलबाजी और पुराने अनुभवों के बजाय सूचनाओं का व्यवस्थित वर्गीकरण और विश्लेषण कर वैज्ञानिक नियम बनाना, प्रत्येक कार्य के लिए वैज्ञानिक विधि विकसित करना, किसी काम को करने के लिए वैज्ञानिक तरीका निकालना, साइंस के अनुसार सोचना कि ये काम ऐसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसमें दिमाग लगाना। ये है वैज्ञानिक पहला सिद्धांत, यानी कि एक नियम है वैज्ञानिक प्रबंधन का। वैज्ञानिक प्रबंधन का दूसरा नियम है संगठन के स्थान पर मैत्री, संघर्ष के स्थान पर मैत्री। यानी कि किसी काम को करने में आपस में हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह से
होड़ का माहौल नहीं होना चाहिए कि हमारे बीच में आपस में कंपटीशन हो एक ही संगठन में। एक ही फैक्ट्री के अंदर अगर दो मजदूर एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे बुरी तरह से, तो या तो फिर वो किसी चीज़ की क्वालिटी खराब कर देंगे, या फिर एक तरीके से वो ऐसा नुकसान कर देंगे जो उनके फायदे से ज़्यादा उनको फैक्ट्री में नुकसान हो जाएगा। इस तरह का काम हमें नहीं करना है, कंपटीशन नहीं करना है, मैत्री करना है और एक दूसरे का सहयोग करके चलना है, एक दूसरे को समझना है। एक ही संगठन में होते हुए भी अगर हमारे आपस में होड़ रहेगी तो वो नुकसान संगठन का है। अब जैसे स्कूल है, स्कूल में एक ही स्कूल के अंदर अगर दो टीचर ये मान लें कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ, वो उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ, या फिर किसी और बात को लेकर कंपटीशन कर ले, तो ये संगठन की जो भावना है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। अब जो नियोक्ता है, जो संगठन कोई भी होता है उसके अंदर जो नियोक्ता यानी कि जो नौकरी देने वाला होता है और श्रमिक जो है काम करने वाले के बीच सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब मजदूर को पैसे चाहिए, श्रमिक को नौकरी करने वाले को, और जो नौकरी देता है उसको काम चाहिए, तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। यहाँ पे हम संघर्ष नहीं कर सकते कि अब तुम मतलब देख लो मजदूर के बिना काम करवा के देख लो, और फैक्ट्री वाला कहे कि तुम देख लो कहीं नौकरी तुम्हें मिले तो। इस तरह से भी नहीं चल सकता। दोनों के बीच में एक तरीके से मेल जोल होना चाहिए, वो भी एक वैज्ञानिक तरीके का वो है, नियम है। सहकारिता ना कि व्यक्तिवाद। अब सहकारिता से मतलब है कि सबका मिला जुला सहयोग, पृथक प्रयासों के बजाय सामूहिक सहयोग और टीम वर्क। कोई भी एक काम को करने में अगर एक इंसान करता है तो वो उसमें बहुत समय लगेगा, वो बहुत टाइम खराब करेगा, या फिर हो सकता है कि वो फिर पूरा काम ही खराब कर दे। इसके बजाय दो तीन लोग जो संगठन बना करके कोई एक काम को करना शुरू करते हैं तो उस काम के होने के चांस जल्दी रहते हैं। हमारे कहावतों में भी कहते हैं ना कि एक से दो भला, एक दिमाग से दो दिमाग भले होते हैं। दो दिमाग अगर मिलके कुछ सोचते हैं तो उस काम के होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो टीम वर्क करना भी वैज्ञानिक प्रबंध का एक सिद्धांत है। एक दूसरे के लक्ष्यों को ध्यान रखना और मिलकर कार्य करना अनिवार्य है वैज्ञानिक सिद्धांत बनाए रखने के लिए। अधिकतम उत्पादन को हमने पहले से कर लिया है कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करो। किसी भी चीज़ को जो भी काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करने का हमारा मकसद होना चाहिए, तभी तो फायदा है वैज्ञानिक प्रबंधन लागू करने का किसी काम में। दूसरी, चरम सीमा तक विकास। प्रत्येक व्यक्ति को उचित प्रशिक्षण और रुचि के अनुसार कार्य देकर उसकी क्षमता का पूर्ण और इष्टतम उपयोग करना। अब कोई एक फैक्ट्री है मान लो, उसमें एक इंसान गाड़ी चलाने में अच्छा है और दूसरा इंसान जो फैक्ट्री में मशीन चलाने में अच्छा है। अब उल्टा कर दिया जाए कि जो गाड़ी चलाने में अच्छा है उसको फैक्ट्री की मशीन पे बैठा दिया जाए, और जो फैक्ट्री की मशीन चलाने में अच्छा है उसको फैक्ट्री की गाड़ी दे के बोल दो कि तुम माल ढोने का काम करो, तो काम बिगड़ जाएगा ना। दोनों ही अपना काम जो जो वो कर सकते थे वो नहीं कर रहे, जबकि कुछ दूसरा और काम कर रहे हैं जिसमें उनकी रुचि नहीं है, तो वो काम दोनों काम बिगड़ेंगे। इससे अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाएगा, अच्छी तरीके से जो अधिकतम उत्पादन का जो हमारा लक्ष्य है वो नहीं पूरा होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उचित प्रशिक्षण, जितनी उसको अगर गाड़ी चलाने की इच्छा है, उसका उसकी रुचि है, तो उसको अच्छे तरीके से सिखाया नहीं गया है तो वो क्या काम करेगा, वो किस तरह से अपनी सेवा दे पाएगा, और वो जाहिर है वो काम को खराब ही करेगा, कहीं मतलब फायदे के बजाय नुकसान ही करेगा। अब जब सबको अपनी रुचि के अनुसार काम मिलेगा और फिर उस काम के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, तो अच्छी सबसे ज़्यादा रिजल्ट तो तभी आएगा ना। एक तो हमारी रुचि है कोई काम करने को, एक हमसे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। उसके बाद रुचि का काम देने के बाद हमें उस काम के में और ज़्यादा ट्रेनिंग भी दे कि इस काम को ऐसे बढ़िया करो, इस तरह से सुधारो, तो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। एक तो रुचि का काम है, एक सम ट्रेनिंग भी मिल गई, सोने पे सुहागा। ये वैज्ञानिक तकनीक का, वैज्ञानिक प्रबंधन का पांचवा नियम है। अब हम देख रहे हैं छठा नियम, कार्य एवं दायित्व का विभाजन। अब ये होता है कि किसी भी संगठन के अंदर 100 लोग काम करते हैं तो मान लो, और संगठन बनाता है, हथौड़े बनाता है। ठीक है, हम एक बहुत सिंपल सा साधारण सा उदाहरण लेते हैं। एक फैक्ट्री है जो हथौड़े बनाती है और इसमें 100 लोग काम करते हैं। अब एक हम दो उदाहरण लेंगे, एक उदाहरण ए का, एक उदाहरण बी का। मैनेजर ए करता है, 100 लोग हैं, 100 लोगों के सामने यहाँ पे ये लोहे का भाग जो हथौड़े में होता है वो रख देता है, यहाँ पे जो लकड़ी का भाग होता है या फिर लकड़ी रख देता है। इनमें से जो मन किया, जिसका मन किया काम कर लिया। किसी ने लोहे से वो लकड़ी का पार्ट वो काट करके डंडे बनाएगा उसमें, दूसरा इंसान ये लकड़ी के डंडे को इसमें लगा करके पूरा हथौड़ा बनाएगा। जिसका जो मन आए वो कर रहा है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि इसने देखा कि 50-50 लोगों की दो टीम बनाते हैं। इस 50 लोगों को तो हथौड़े को जो लकड़ी का पार्ट है उसमें लगाने में जो ज़्यादा है वो रुचि है, इस काम में ज़्यादा अच्छे हैं।
और जो दूसरा वाला 50 का चौपाट है, वो जो लकड़ी है साधारण, उससे उसका डंडा बनाने का जो काम है वो उसमें ज़्यादा अच्छे हैं। तो उन दोनों की क्षमता को देख के अपनी रुचि के अनुसार काम दे और फिर उनको प्रशिक्षण भी दे और बता दे कि तुम यही काम करोगे, कोई दूसरा काम नहीं करोगे। मतलब ये नहीं कि ये 50 जो है इसका काम करने लगे, ये काम इसका। तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो अपने अपने काम में जो एक काम को बार बार करने से हमें क्या है, उसमें एक्सपर्टीज आ जाती है, उसमें हम एक तरीके से हमारा काम करने का तरीका, हमारा वो हुनर है वो बढ़ता जाता है। और दूसरा, कन्फ्यूजन कोई नहीं होता। अब सबका मान लो यहाँ पे मन कर गया कि मैं तो ये लकड़ी का पार्ट हथौड़े में लगा करके हथौड़ी बनाऊंगा, सबके 100 के 100 यही काम करने लगेंगे, तो फिर ये लकड़ी से डंडे कौन बनाएगा? इस तरह से व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो जो दायित्व है, जो ड्यूटी है, उसको बांटना कि तुम इसके लिए सही हो, नियोजन प्रबंधकों द्वारा और क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन श्रमिकों द्वारा किया जाना चाहिए, कार्यों को स्पष्ट विभाजन आवश्यक है। ये भी वैज्ञानिक तरीका है किसी काम को करने का, किसी कार्य में मैनेजमेंट करने का। तो ये 6 नियम हमने देखे। उसके बाद मानसिक क्रांति, इस पॉइंट को देख लेते हैं, ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। प्रबंधकों और श्रमिकों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन लाना, यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो मानसिकता में बदलाव लाता है। जो फैक्ट्री के मैनेजर हैं, जो प्रबंधक हैं और जो श्रमिक हैं, उनमें अगर आपस में विरोध आ जाए कि तुम हमें ये कैसे कह रहे हो, वो कैसे कह रहे हो, इस तरह से अगर उनमें आपस में विरोध आ जाए तो भी उस संगठन का काम सही से नहीं चल पाएगा। तो उसमें हमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। और ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो मानसिकता में बदलाव लाता है, यानी कि हमें अपने अपने काम को, जो भी करने वाले हैं उनको अपने अपने काम को स्वीकार करके अपने काम में ही रुचि दिखानी और किसी तरह से दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाना और दूसरे के जो हित हैं, दूसरे के जो लाभ हैं, उसको किसी तरह से प्रभावित नहीं करना। तो ये वैज्ञानिक तरीका भी वैज्ञानिक प्रबंधन के अंदर लगाना आवश्यक है। ये 7वां पॉइंट हमने पढ़ा। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। टेलर जो विद्वान थे जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, वो क्या कह रहे हैं। अंगूठा नियम वह ज्ञान है जो अभिलिखित नहीं होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि अंगूठा नियम यानी कि थंब रूल जो होता है, ऐसे ही किसी काम को करने का एक आड़ू तरीका होता है, एक नॉर्मल तरीका होता है जिसमें कोई लिखित नहीं होता है कुछ कि इस काम को ऐसे करो, ये इसकी प्रक्रिया है। वो कुछ नहीं होता है, जैसे सिस्टम बैठता है वैसे ही उस काम को कर लेते हैं। पर वैज्ञानिक तरीका तो इससे उल्टा है ना, हर चीज के स्टेप होते हैं, किसी काम को करने के तरीके होते हैं, जैसे हमने अभी इस उदाहरण से समझा। और केवल व्यक्तिगत चतुराई पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जितना चतुर होता है, जिस तरह से सोच पाता है, वो अपने हिसाब से उस काम को करता है। यह वैज्ञानिक प्रबंध के बिल्कुल विपरीत है। वैज्ञानिक प्रबंध तो हमने इसमें देखा था, बी के उदाहरण में। और जो थंब रूल है यानी कि अंगूठे का सिद्धांत है, वो यहाँ ए के सिद्धांत, ए के केस में हमने देखा था। तो इनमें दोनों में ज्यादा फायदेमंद कौन रहेगा, ए या बी? बी रहेगा, क्योंकि उसने वैज्ञानिक तरीका लगाया, सही तरीके से नियोजन किया, सबको काम अपनी रुचि का दिया और उसके बाद प्रबंधन भी किया और उनका तरह से प्रशिक्षण भी करवाया। अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक तरीके को लागू करने की कुछ प्रमुख तकनीकें। तो क्या क्या तकनीकें हैं वैज्ञानिक तरीके को, वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने को? तो टेलर ने कार्य को सुधारने के लिए कई व्यवहारिक तरीके के विकसित किए जो आज भी प्रासंगिक है। ये जो टेलर साहब हैं, हमने देखा था कि ये एक फैक्ट्री के अंदर एक मजदूर थे और मजदूर से एक मैनेजर तक का सफर इन्होंने तय किया। और मैनेजर बनने तक का अगर कोई व्यक्ति मजदूर होने के बाद अगर सफर तय करता है तो उसमें कुछ ज्ञान तो होता होगा ना। तो उस ज्ञान के आधार पर इन्होंने कुछ तकनीक बनाई थी कि इस तकनीक से काम करो। वो सारी तकनीकें वैज्ञानिक मैनेजमेंट के अंदर आती है, वैज्ञानिक तरीके से जो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर आती है। और यहाँ पे हमारे पास एक चित्र है जिसमें फैक्ट्री के कुछ उपकरण दिए हुए हैं। ये एक डायग्राम है फैक्ट्री मैनेजमेंट, इसको आप देख लेना, जिसमें अलग अलग तरीके दिए हुए हैं किसी चीज़ को करने के। उसके बाद हम अगली स्लाइड पे जाते हैं, नीचे इसमें अगर आते हैं तो यहाँ पे है क्रियात्मक फोरमैनशिप, यानी कि जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उसके अंदर जो तकनीकें हैं, जो टेक्निक है काम करवाने की, वो कौन कौन सी टेक्निक है, तो वो देखते हैं। संगठन को कार्यात्मक विशेषज्ञों में बांटना, प्रत्येक सदस्य कई विशेषज्ञों से अपनी अपने क्षेत्र में निर्देश प्राप्त करता है, ये भी हमने देख लिया। ये एक एकल आदेश सिद्धांत के विपरीत लेकिन विशेषज्ञता को बढ़ाता है। जिसका जिस काम में विशेषज्ञता है, जिस जिस काम में जिसको हुनर है, वो वही काम करे और उस क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, उस काम को करने वाले लोग हैं, उससे अपना जानकारी भी ले। तो क्रियात्मक फोरमैनशिप यानी कि उनका नेतृत्व और उनको ज्ञान देने की जो है परंपरा, वो भी होनी चाहिए, ये भी एक तकनीक है। प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि सब चीज़ों को समानता लाना। अब उदाहरण के तौर पर हम इसमें समझेंगे,
सामग्री, यंत्रों, उपकरणों और कार्यविधियों का मानक तथा तय करना इसके इससे अपव्यय रुकता है। ये प्रमापीकरण को अगर एक उदाहरण से हम समझे तो मान लीजिए एक जूता बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। एक जूता बनाने वाली कंपनी है, उसके अंदर कई सारी चीज़ों से मिलकर जूता बनता है। जो जूते का जो नीचे वाला हिस्सा जो तला होता है वो अलग होता है, ऊपर का जो कपड़े की जो सिलाई वाला भाग होता है वो अलग होता है। अब अगर मान लो 9 नंबर का जूता बनाती है कंपनी, तो किसी जूते में 10 नंबर का तला डाल दे, ऊपर कपड़े में 9 नंबर का सिस्टम डाल दे। किसी जूते में धागा जो सिलाई होती है वो मोटा धागा हो, किसी में पतला हो, किसी में ज़्यादा बड़े बड़े टाँके हों, किसी में छोटे छोटे टाँके हों। तो क्या चीज़ें एक जैसी बन पाएंगी? फैक्ट्री के सारे जूते अलग अलग हो जाएंगे ना। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन भी करना जरूरी होता है, ये तकनीक भी लगानी होती है। ये तकनीक एक तकनीक होती है वैज्ञानिक प्रबंधन की, एक विभेदात्मक मजदूरी देना। अगर इसमें इसको हम शॉर्ट में करें तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी नौकरियां होती हैं जिसमें एक सैलरी के साथ साथ एक बोनस भी मिलता है। खासतौर से हमने बीमा जो एजेंट हैं उस क्षेत्र में हम इसको देखते हैं, बीमा या फिर किसी तरह से सेल्स का जो काम करते हैं, जो बेचने की प्रक्रिया से जुड़े काम होते हैं। मान लो 9,000 किसी एक कंपनी में सैलरी मिलती है हर महीने, और ए और बी दोनों वो नौकरी करते हैं। ए एक महीने में 100 चीज़ें बेच देता है, बी 40 चीज़ें बेचता है, दोनों को 9,000 सैलरी मिलती है। क्या ये जायज़ है? ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये सही नहीं है। इसको 9,000 मिलेंगे, उसको ही 9,000 मिलेंगे, तो क्या मतलब? फिर वो भी यही 40 बेचेगा, ये 100 बेचने की मेहनत क्यों करेगा? तो यहाँ पे टेलर कहते हैं कि जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा पैसे दो, उसको ज़्यादा लाभ दो, ज़्यादा अच्छे उसको फायदे दो, तभी तो वो काम करने के लिए प्रेरित होगा। अब श्रमिकों का वैज्ञानिक चुनाव एवं प्रशिक्षण, सही कार्य, सही व्यक्ति की नियुक्ति, जो व्यक्ति जिस काम में अच्छा है वो उससे वो करवाओ। मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक परीक्षणों के माध्यम से चयन और फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध। मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजी के माध्यम से किसी व्यक्ति की पहचान करी जा सकती है कि वो उस काम करने के लिए अच्छा है या नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने हाथ गंदे करने से डरता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्या वो किसी लोहे की फैक्ट्री में काम कर सकता है अगर उसकी ऐसी मानसिकता है तो? ऐसे व्यक्तियों को संगठन में ना लिया जाए, उसका चुनाव भी सही से किया। एक दूसरा व्यक्ति है जो बोलता है कि मुझे बस एक अच्छा सैलरी मिल जाना चाहिए, मैं किसी भी तरह का काम होगा किसी तरह से करूंगा, तो हमें इसको लेना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। यही है श्रमिकों का वैज्ञानिक चुनाव, यानी कि उसकी साइकोलॉजी को समझना जरूरी होता है। कार्य का वैज्ञानिक वितरण, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य सौंपना, जिसकी जैसी रुचि जिसकी योग्यता वैसा कार्य उसको सौंपो। यंत्र एवं सामग्री का वैज्ञानिक चयन, अब एक वही अगर हम हथौड़े की फैक्ट्री का उदाहरण लेते हैं, ये लोहे की हथौड़े की बिट है, ये लकड़ी है। अगर हम ऐसी घटिया लकड़ी लेंगे जो थोड़ा 2 बार हथौड़ा मारने पर टूट जाए, तो क्या वो फैक्ट्री लंबे समय तक चल पाएगी? नहीं, क्योंकि उसके हथौड़े कोई खरीदेगा ही नहीं। या फिर जो जिस जिस जो टूल है, जो उपकरण है उससे ये हथौड़ा बन रहा है वही नकली है। एक घिसी हुई कुल्हाड़ी से अगर आप पेड़ काटते हो तो आपको एक पेड़ काटने में 2 घंटे लगते हैं मान लो। वही आप एक अच्छी बढ़िया एकदम धारदार कुल्हाड़ी से वही लकड़ी काटोगे, वही पेड़ काटोगे, तो आपको 10 मिनट लगेंगे। तो ये फर्क होता है उपकरण की अच्छाई और बुराई पर। जिस उपकरण से हम जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, जो यंत्र है। घटिया सामग्री दक्षता कम करती है, ये घटिया कुल्हाड़ी है, दक्षता यानी कि जो इसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है उसको घटाता है। अतः सामग्री और उपकरणों के प्रमाप पहले से तय होने चाहिए। यानी कि ये कुल्हाड़ी का हम एक उदाहरण ले रहे हैं इस बात को समझने के लिए कि जो किसी काम को करने के जो उपकरण हैं, जो हथियार हैं, वो अगर अच्छे नहीं होंगे तो कोई काम कैसे अच्छा हो। ठीक है। नियंत्रण की सामूहिक विचारधारा, यांत्रिक और कठोर नियंत्रण के बजाय संवेदनशील और बुद्धिक नियंत्रण पर जोर। अब जैसे कोई संगठन है, कोई संस्था है, कोई फैक्ट्री है, कोई बैंक है, उसके अंदर कोई ना कोई मैनेजर होगा, कोई ना कोई नियंत्रण करने वाला होगा, उसके नीचे कुछ लोग होंगे जो उसके नीचे काम करेंगे, उसके आदेशों को मानेंगे, सुनेंगे और फिर उनका पालन करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से बोल दिया जाओ तुम करो, तुम कूद जाओ, तुम ये जाके कुछ कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मतलब आदेशों की पालना, अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ की बातें सुनी जानी चाहिए, फिर मिला जुला के जो भी बात सामने आए उस पर निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट 8वां पॉइंट है वो है कुशल लागत लेखा सामग्री। अब हमने एक ऊपर ये पॉइंट देखा था कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करना, थोड़े से थोड़े संसाधन के उपयोग के साथ मितव्ययता और सर्वोत्तम तरीके की वकालत, यानी कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिल सकता है हमें।
जब हम सही से खाते बही का मैनेजमेंट करेंगे, सामग्री, समय कितना लगा किसी काम को करने में, मशीन कैसी चल रही है, सही चल रही है कि नहीं चल रही है, मशीन के अपव्यय को रोकने हेतु लागत का पूर्व अनुमान और विस्तृत रिकॉर्ड वित्तीय नियंत्रण प्रभावी प्रबंधन की कुंजी है। अगर प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से करना है तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि मशीनें फालतू चल रही है, या फिर किसी फैक्ट्री में मान लो बिजली से काम हो रहा है तो बिजली व्यर्थ हो रही है, तो फिर उनका बिल ज़्यादा आएगा, उत्पादन कम होगा, तो वो भी एक नुकसान ही है ना। तो कम से कम लागत में अच्छे से उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, तो उसके लिए उस चीज़ की लेखा जोखा रखना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ में कितना खर्च होता है, कितना नहीं, किस तरह से, वो समझना। अब हम देख लेते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचनाएं। अब वैज्ञानिक प्रबंधन की हमने इतनी सारी अच्छी बातें देखी, तो इसकी कुछ बुराइयां भी तो होंगी ना। ऐसा नहीं है कि इसमें सब बातें अच्छी अच्छी ही हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ बुराइयां भी रही होगी। अब बुराइयां देखते हैं इसकी। टेलर के क्रांतिकारी सिद्धांतों के बावजूद कई विद्वानों और शोधकर्ताओं ने इसकी महत्वपूर्ण कमियां गिनाई है। अब टेलर जो थे एक फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति थे, जैसा कि हमने शुरू शुरू में देखा। तो टेलर एक फैक्ट्री के वर्कर थे, और टेलर फैक्ट्री के वर्कर होने के कारण उनके जो नियम थे, जो वैज्ञानिक तरीके वो जो बताते हैं, वो फैक्ट्री से आसपास रिलेटेड ही थे। अब एक फैक्ट्री का जो मैनेजमेंट होता है और एक बैंक का मैनेजमेंट होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, उनमें थोड़ा फर्क होता है। तो इस चीज का भी एक अंतर है, तो वो भी हम इसमें समझ रहे हैं। संकीर्ण दायरा, यह सिद्धांत केवल कारखाना स्तर पर, फ्लोर लेवल पर केंद्रित है, और उच्च प्रशासनिक ढांचे, नीति निर्माण और रणनीतिक योजना पर पूरी तरह से मौन है। अब जो आलोचना करने वाले हैं, जो इस चीज की जो बुराई करने वाले हैं, या एक तरीके से ये कहते हैं कि इसमें कुछ कमियां हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, ये जो वैज्ञानिक जो प्रबंध, ये जो है ना प्रबंध का वैज्ञानिक तरीका या वैज्ञानिक प्रबंध, ये कारखाने के लिए सही है ये तकनीक, पर बाकी चीजें जैसे नीति निर्माण, जैसे कानून बनाना, उच्च प्रशासनिक ढांचे जैसे सरकारें चलाना, व्यवस्था देखना, किसी बड़े सिस्टम को संभालना, उसमें तो इसके लिए कोई प्रावधान है ही नहीं, कोई नियम ही नहीं है। ये फैक्ट्री के लिए सही है। अभी हमने ऊपर जो 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 भी चीजें तरीके डिस्कस किए, आपको क्या लगता है वो फैक्ट्री के लिए ज्यादा सही है, या फिर नीति निर्माण जैसे कानून बनाना, सरकारें चलाना, या प्रशासन के काम? तो इसमें ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है ना। तो ये जो कह रहे हैं एक तरीके से सही भी कह रहे हैं, लेकिन ये भी है कि आप इसमें कोई अपनी राय भी नहीं बनानी है हमें। जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमें वही एग्जाम में लिखना है, वही हमें उसी को उत्तर अपना मानना है। हमें अपनी तरफ से अपना ज्ञान नहीं इसमें लगाना है, और ना ही अपना अपनी कोई राय रखनी है कि मैं ये सोचता हूँ। इसमें जो लिखा हुआ है उसके विरोध में नहीं जाना है, जो लिखा हुआ है वही उत्तर में हमें लिखना होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। संगठन के व्यापक पहलुओं को नजरअंदाज किया जाता है, यानी कि संगठन तो बहुत सारी चीजों का हो सकता है। सेना का भी एक संगठन होता है, पुलिस का भी एक संगठन होता है। तो पुलिस, सेना, बैंक, बाकी जो चीजें होती है, उनमें ये जो है वैज्ञानिक प्रबंधन के तरीके कम कामयाब हैं, कम असरदार हैं। ये बस फैक्ट्री के लिए ही सही है, ये इनका कहना है, इनके आलोचकों का। अमानवीय दृष्टिकोण, अब श्रमिक को केवल एक मशीन और आर्थिक प्रणाली माना गया है। अब कहीं ना कहीं इस बात में एक सच्चाई भी है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध का तो मकसद ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाई जाए। और वैज्ञानिक प्रबंध जो है, इसकी शुरुआत जो है वो औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुई। तो औद्योगिक क्रांति में उद्योगों से संबंधित काम में तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदे कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, यही तो मकसद होता है ना। तो उसमें क्या है कि जो एक इंसान का जो पक्ष होता है, एक मजदूर का जो पक्ष होता है, उसकी थोड़ी कम सुनवाई की गई है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया कि उसके जीवन पे क्या असर पड़ता है, उसके जीवन को कैसे ये सब बातें प्रभावित करती है। तो ये भी एक आलोचना है इसकी। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ण उपेक्षा की गई है, यानी कि इनको तो देखा ही नहीं गया, इनके बारे में तो सोचा ही नहीं गया है। जो मानव केंद्रित प्रबंधन के विरुद्ध है। मानव केंद्रित प्रबंधन का मतलब है जिस प्रबंधन के अंदर, जिस मैनेजमेंट के अंदर इंसानों का ध्यान रखा जाए, ऐसा प्रबंधन नहीं है वैज्ञानिक प्रबंधन। ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने वाला प्रबंधन है वैज्ञानिक प्रबंधन। तानाशाही का भय, समस्त नियोजन और निर्णय निर्माण प्रबंधकों के हाथों में ही होने से प्रशासनिक तानाशाही जन्म लेती है। श्रमिकों की भागीदारी और लोकप्रियता का, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभाव है। ये भी इसकी एक आलोचना हो सकती है, इसकी एक बुराई हो सकती है कि जो भी निर्णय होता है, जो भी मैनेजमेंट होता है, कोई भी फैसला लेता है तो वो मैनेजर लेता है। तो इससे जो काम करने वाले मैनेजर, जो मजदूर हैं, उनकी तो कोई सुनवाई ही नहीं होती है, उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। तो एक तरीके की तानाशाही हो गई।
श्रमिक संघों की कमजोरी। अब देखते हैं कि ये एक फैक्ट्री का मालिक मैनेजर है, ये इसके आगे काम करने वाले मजदूर हैं इसके फैक्ट्री में। अब इस फैक्ट्री में रहने की व्यवस्था कैसी है? हवादार वातावरण है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर बहुत कम सैलरी मिलती है। अगर ऐसा होता कुछ कि इन श्रमिकों का उसमें शोषण हो, तो ये सब मिल कर के आवाज़ उठा सकते हैं इसके खिलाफ कि हमें इस तरह का माहौल नहीं चाहिए, हमारे लिए इस तरह की व्यवस्था करो, ये करो, वो करो। तो अगर इस तरह की सोच होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है, तो ट्रेड यूनियन जो है इन सब मजदूरों का जो एक तरीके से संगठन बन करके इसके विरोध में खड़े होने की जो संभावना है वो भी कम हो जाती है इस तरह की सोच से, वैज्ञानिक प्रबंधन के जो सोच है उससे। यह श्रमिक अधिकारों के लिए हानिकारक है। ये एक तरीके से ये बात सही भी है कि अगर ऐसा ध्यान रखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है, तो जो श्रमिक है, जो मजदूर काम करने वाला है, उसके लिए तो ये खतरनाक ही है ना, उसको क्या फायदा हो रहा है उससे। मनोवैज्ञानिक पक्ष की उपेक्षा। अब मनोवैज्ञानिक यानी जो साइकोलॉजी है, उसकी जो है उपेक्षा की जा रही है, यानी कि उसको दरकिनार किया जा रहा है, उसको एक तरीके से छेड़ा ही नहीं जा रहा है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाओ, यही बात की जाती है। तो जो इंसान के जो पक्ष होते हैं, मानवीय संबंध, उसका जो फैमिली लाइफ है, उसका अपने घर में जो रिश्ते होते हैं, अपने उसको खुद को अपने 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 निजी कामों के लिए जो वक्त देना होता है, उसमें भी शायद अपने को कमी करनी पड़ जाए। कार्य में संतुष्टि हो ना हो, फिर भी उसको वो कार्य करना पड़ता पड़ता हो। समूह गतिशीलता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को नहीं पहचाना गया। जो ये ग्रुप जो है किसी संगठन में, मजदूरों का ग्रुप या मैनेजर्स का ग्रुप, उसमें किस तरह से चेंजेस आने चाहिए, किस तरह की गतिशीलता आनी चाहिए, तो उसको भी ये कह रहे हैं कि इसमें अनदेखा किया गया है, इग्नोर किया गया है। तो ये कुछ बुराई या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि आलोचनात्मक बिंदु थे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बुराइयां करते हैं कि ये इसमें कमियां हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन ने प्रशासन को वैज्ञानिक आधार दिया और दक्षता में क्रांतिकारी सुधार लाया। हाँ, हम मानते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से सोच बनाई किसी काम को मैनेज करने की, मैनेजमेंट करने की। और जो दक्षता है, यानी कि दक्षता से मतलब है कि कितनी उसका हुनर है, कितना उसका काम करने की जो क्षमता है वो कितनी है, कितना एक तरीके से एक्सपर्ट कितना है कोई इंसान। तो उसमें सुधार तो अपने आप आएगा, क्योंकि रुचि का काम मिलेगा, वैज्ञानिक तरीके से काम होगा, बेस्ट तरीके के साथ काम होगा, तो ये रिजल्ट तो हमें मिलने ही हैं। हालांकि इस यांत्रिक और अमानवीय दृष्टिकोण की कमियों ने बाद में मानव संबंध आंदोलन या फिर ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट को जन्म दिया। अब अगर जहाँ पे ऐसा होगा कि मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए, इंसानों की जो ज़रूरतें हैं उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो फिर क्या होगा? जो इंसान वहाँ पे काम करते हैं, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, वो एक तरीके से आंदोलन तो करेंगे ही, वो असंतुष्ट होंगे, तो ऐसी भावनाएं भी उठेंगी। तो इस चीज़ को भी इस तरीके से, इस भावना को भी ये बढ़ावा देता है। ये इसका पॉइंट हो गया। अब हम दूसरी जो अवधारणा है वो पढ़ेंगे। प्रबंधन के अंदर हमने शुरू से दो तीन अवधारणाएं पढ़ी थी। सबसे पहला वैज्ञानिक वाली पढ़ी थी हमने, वैज्ञानिक प्रबंधन जो है वो पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्रशासनिक, यानी कि प्रशासनिक जो मैनेजमेंट है। अब जैसे हमने शुरू में कहा था, मैनेजमेंट या जो प्रबंध जो है ना, वो चाहे किसी फैक्ट्री का हो, किसी घर का हो, या फिर किसी सरकार का हो। अब जो फैक्ट्री का मैनेजर है वो भी प्रबंध ही कर रहा है, घर का जो मुखिया है वो भी प्रबंध कर रहा है, अपने घर की व्यवस्था देख रहा है। और जो एक देश का जो प्रधानमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, वो भी एक प्रबंध ही कर रहा है, किसी तरीके से मैनेजमेंट ही कर रहा है अपने राज्य का। तो वो तीनों प्रबंध ही कर रहे हैं, पर इनमें विचारधाराएं अलग अलग होती है। अब एक फैक्ट्री के लिए वैज्ञानिक विचारधारा सही हो सकती है, या फिर एक देश के लिए प्रशासनिक विचारधारा सही हो सकती है। अब इसके बाद एक जो तीसरी जो बची है, वो भी हम पढ़ेंगे। पर वैज्ञानिक, प्रकार प्रशासनिक, और एक जो ब्यूरोक्रेटिक जो है, यानी कि नौकरशाही जो तरीका होता है, वो भी हम प्रबंध का पढ़ेंगे। तो अब ये जो दूसरी जो प्रबंध की शाखा है, इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। अमेरिका में जब टेलर सक्रिय थे, उसी समय यूरोप में टेलर जो हमने पढ़ा था, वैज्ञानिक वाला, वैज्ञानिक प्रबंध वाला है ना, वैज्ञानिक प्रबंध वाला जो विद्वान था वो टेलर था। और उसी समय यूरोप में फ्रांसीसी अभियंता हेनरी फेयोल, अभियंता यानी कि इंजीनियर, ये महाराज भी इंजीनियर थे, मजदूर से मैनेजर बन गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी। ये जो है इन्होंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी, यहाँ उनका एक तरीके से कैरिकेचर दिया गया है। और उसके बाद प्रशासकीय विचारधारा विकसित कर रहे थे।
उधर वो अमेरिका में टेलर बना रहे थे वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा, ये बना रहे थे प्रशासक की विचारधारा या फिर प्रशासनिक विचारधारा। फ्योल का दृष्टिकोण टेलर से व्यापक था और संपूर्ण संगठन पर केंद्रित था। अब जो टेलर थे उनका जो वैज्ञानिक प्रबंधन है वो तो एक फैक्ट्री के लिए सही है, एक कारखाने में जो काम करने उनके नियम उसमें ज्यादा दिखते हैं हमें कि ऐसे काम करो वैसे काम करो, रुचि के अनुसार काम करो, अपने उपकरण सही रखो, अपने हथियार जो भी टूल हैं वो सही रखो। लेकिन ये जो फ्योल हैं इनका जो नियम है ना, ये प्रशासनिक वाला नियम, ये हर तरह के संगठन के लिए नियम बनाया है इन्होंने, चाहे वो सरकार का संगठन हो, फैक्ट्री का हो, किसी बैंक का हो, किसी घर का हो। करते तो ये सारे मैनेजर इस तरह का प्रबंधन ही है ना। तो इन सबको एक तरीके से कवर करने वाले नियम बनाए थे फ्योल साहब ने। अब फ्योल जी का मूल विचार क्या था ये पढ़ते हैं। प्रशासन केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, मतलब एक तरीके से एक जो मशीनी रूप से होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक अंतर संबंधित कार्यों का समूह है। छोटे छोटे कार्यों का आपस में संबंध होता है, इस कार्य का इससे, इस कार्य का इससे, ऐसी सब चीजों से मिलके एक तरीके से प्रशासन बनता है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फ्योल ने प्रशासन को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया माना जो सभी प्रकार के संगठनों में लागू होती है। अब ये बात हम तब से कर रहे हैं कि जो प्रशासन है, प्रशासन का मतलब है राज करना या फिर किसी चीज को नियंत्रण में लाना, चाहे वो घर का काम हो, फैक्ट्री का हो या फिर किसी और चीज का है, तो वो एक तरीके से प्रशासन ही ना, मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना। और सभी संगठनों पे लागू करने वाली तकनीक इन्होंने लाई थी, ये भी हमने पढ़ा है। टेलर ने कारखाने के स्तर पर ध्यान दिया। अब जो टेलर का वैज्ञानिक नियम है वो कारखाने तक सीमित था, जबकि फेरोल ने संपूर्ण संगठन की प्रशासनिक प्रक्रिया पर फोकस किया। वह टॉप डाउन दृष्टिकोण था। टॉप डाउन यानी कि ऊपर से नीचे तक, ऊपर से शुरू होकर के जो चीज नीचे तक पहुंचे वो टॉप डाउन व्यू था, वो जो फ्योल के इसमें संबंधित है। अब देखते हैं फ्योल के बारे में। फ्योल का परिचय, ये फ्रांस के रहने वाले थे। इनका जो काम था, इनका जो पेशा था वो था खनन अभियंता। खनन अभियंता यानी कि जो खदानें होती हैं जो खोद करके कोयला लोहा ये सब जमीन से निकालते हैं, उस चीज के ये इंजीनियर थे। प्रमुख कृति, जैसे पीसेज ऑफ रेट करके उनकी जो किताब थी, जिसको वैज्ञानिक विचारधारा का आधारशिला माना जाता है, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, एक कृति लिखी थी। कृति यानी कि इनका एक काम है, 1916 में ये प्रकाशित हुई है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब देखो उसमें सिर्फ फैक्ट्री के बारे में था, टेलर के मैनेजमेंट में, टेलर के प्रबंधन में, लेकिन इन्होंने जनरल मैनेजमेंट के बारे में भी लिखा है और इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के बारे में भी लिखा है, यानी कि इनका जो नियम है वो सब पे लागू होने वाला नियम है। अब देखते हैं प्रशासन के 5 मूलभूत तत्व। जो प्रशासन है उसमें 5 क्या चीजें होती है। नियोजन होती है, नियोजन यानी कि प्लानिंग, क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। अब कोई भी काम है, कोई भी मैनेज करने वाला है, एक घर के उदाहरण में लेते हैं, अगर हमें घर में एक मकान बनाना है तो निर्णय लेना होगा ना कि क्या करना है, करना कब है, कहाँ करना है और कैसे करना है, पैसे का इंतजाम कैसे करना है, किस तरह से करना है, कहाँ मकान बनाना है। तो ये चीज जो है प्लान करना भी जरूरी होता है प्रशासन के लिए, ये जरूरी चीज आ गई है। दूसरी जरूरी चीज है नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल करना। अब अगर किसी चीज पे आपका कंट्रोल ही नहीं है तो आप उस पर नियंत्रण या प्रशासन या एक तरह से उसकी जो प्रबंधन है, उसका मैनेजमेंट है, वो कैसे करेंगे अगर आपकी कोई सुनता ही नहीं है, आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे निर्धारित लक्ष्यों की तुलना वास्तविक प्रगति से करना और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करना। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मान लो आप एक फैक्ट्री है और आपका एक टारगेट है कि आपको रोज 100 हथौड़े बनाना है, ठीक है, और आपने डेली 70 हथौड़े बनाए, तो ये जो दोनों का अंतर है ना, कि निर्धारित लक्ष्य तो आपका 100 का था और वास्तविक प्रगति आपकी हुई 70 की। और वास्तविक प्रगति से करना, निर्धारित लक्ष्यों की तुलना करनी है हमें कि हमारी टारगेट 100 का था, 70 था, तो कहाँ कमी रह गई और उसको सुधारो। ये इसको नियंत्रण बोलते हैं। आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करना, अगर 30 कम बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमी रह गई ना, अगर उस कमी को सुधार लेते हैं तो हम हमारा आंकड़ा 100 तक पहुंच जाए या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो प्रशासन करने के लिए दूसरी चीज है नियंत्रण। तीसरी चीज है संगठन, मानवीय और भौतिक संसाधनों को एकत्रित कर उसमें कार्यकारी संबंध स्थापित करना, संरचना और पदानुक्रम निर्माण। अब ये जो लाइन लिखी है, अगर इसको सीधे सरल शब्दों में बताऊं तो मानवीय यानी कि जो इंसान है, कोई भी संगठन है उसमें इंसान भी तो होता है ना काम करने के लिए। उसके बाद भौतिक संसाधन है, जैसे अगर हथौड़े बनाने वाली कंपनी का ही उदाहरण हम दोबारा से ले लेते हैं, तो इंसान तो काम करेंगे ही करेंगे, उसके साथ इनको हथियार भी तो चाहिए होंगे ना काम करने के लिए।
हथौड़ा भी चाहिए होगा, चिमटी भी चाहिए होगी। तो इन सबको दोनों को मिला करके उनमें कार्यकारी संबंध स्थापित करना। कार्यकारी संबंध यानी कि दोनों को काम करने का जो नेचर है, ये दोनों इंसान इन दोनों हथियारों के साथ मिलकर जो काम करेंगे उस काम को बनाए रखना। काम को एक तरीके से, जो हमें काम करना है, जो हमारा उद्देश्य है, जो टारगेट है, उसको कंटिन्यू रखना, उसका पदानुक्रम नियंत्रण करना कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम इसके नीचे काम करोगे, तुम इसको रिपोर्ट करोगे, ये समझाओगे। ये सब की व्यवस्था करना संगठन बनाने में होता है। जैसे कोई संगठन होता है, कोई भी संस्था होती है, तो उसमें ये सब चीजें होती है ना, इंसान भी होते हैं, हथियार भी होते हैं, उस पर फिर पद भी होता है छोटा बड़ा। अब अगर इसी चीज का दूसरा उदाहरण लें तो पुलिस को देख लेते हैं। पुलिस में मानवीय संसाधन यानी कि उसमें सिपाही भी होंगे, इंसान होंगे, उसके ऑफिसर भी होंगे। दूसरा हथियार, भौतिक संसाधन जो है, उनके हथियार जैसे बंदूकें, उनकी गाड़ियां, वो हो गई। और उसके बाद उनका कार्यकारी संगठन। अब हथियार भी है, इंसान भी है, अगर उनको कोई चलाने वाला नहीं है, उनका कोई उपयोग करके जो कार्य हम करना चाहते हैं वो करने की व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर क्या काम का वो संगठन। तो इस चीज को संगठन बोलते हैं कि इंसानों और हथियारों को, जो उनके उपकरण हैं, उनको मिला के ऐसी व्यवस्था करो कि वो जो काम करना चाहते हैं वो हो पाए। अगला पॉइंट है डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन, सदस्यों का मार्गदर्शन। हम सबको बताना भी तो पड़ता है ना कि आपको क्या करना है, आप किस तरह से काम करेंगे। पर्यवेक्षण यानी कि उनकी देख रेख भी उस तरह से करना कि सही से काम हो पा रहा है कि नहीं। अभिप्रेरणा, अगर किसी तरह से उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, एक तरीके से उनका मनोबल बढ़ाना, हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो भी निर्देश करने वाले का काम है, मैनेज करने वाले का काम है। घर में अगर कोई एक व्यक्ति अपना ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो जो घर का मैनेजर होगा यानी कि घर का जो मुखिया होगा, घर में जो बड़े लोग होंगे, वो बताएंगे ना आपको, मोटिवेट करेंगे कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, इससे ये फायदा है, ये लाभ है। तो वो भी काम, ये जो प्रशासन है उसके अंदर निर्देश की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद आ जाता है समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। दो लोग हैं घर के अंदर, मान लो जैसे चार लोग हैं, और इस पूरे परिवार का एक मकसद है कि हमें ये काम करना है, इस साल इतना सब काम करके हमें पूरे साल में 10 लाख रुपए कमाने हैं या फिर एक कार खरीदनी है। अब एक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, दूसरा कुछ काम कर रहा है, तीसरा कुछ काम कर रहा है, इन तीनों चारों की एक दिशा में प्रयास हो ही नहीं रहे हैं, तो क्या ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? नहीं करेंगे। इसके लिए आपस में दूसरों का समान सामंजस्य भी बैठाना जरूरी होता है कि सबको एक दिशा में काम करवाना है, जो हमारा उद्देश्य है उसके लिए काम करवाना है। अब चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार यह संगठन के जीवित रखने का तथ्य है। अगर सारे चार लोग चारों अलग अलग दिशाएं में जाएंगे किसी भी संगठन के अंदर, तो वो संगठन रह ही कहाँ गया, फिर वो तो एक अलग अलग चार लोग हो गए ना। एक संगठन तो वो होता है जिसमें सारे लोग एक ही दिशा में काम करें, एक ही चीज के लिए काम करें। तो ये हो गए हमारे प्रशासनिक विचारधारा, जिनके निर्माता जो हैं हेनरी फेयोल थे, जिन्होंने 1919 में अपनी बुक लिखी थी। अब इसके बाद हम देखेंगे लूथर गुलिक का योगदान। लूथर गुलिक का योगदान, जिसमें लूथर गुलिक साहब थे, इन्होंने भी अपना कुछ योगदान दिया था मैनेजमेंट के अंदर, प्रबंधन के अंदर। जैसे हम अभी प्रबंधन ही पढ़ रहे हैं, उसके 2 पॉइंट पढ़े हमने, वैज्ञानिक और प्रशासनिक। तो लूथर गुलिक जी ने कुछ ये POS BCORB या पोस्ट डी कॉर्बी इसको बोल सकते हैं, ये एक सूत्र दिया था। इसमें हर एक जो ये कैरेक्टर है ना, इसका कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ बड़ा मतलब है इसका। जैसे पी से कुछ अलग शब्द बनता है, डी से कुछ अलग शब्द बनता है, इसको एक लाइन में हमें ऐसे याद रखना है और इनके मतलब भी याद रखने हैं। पी से हो गया प्लानिंग। अब अच्छा देख लेते हैं यूथर गुलिक के बारे में भी यहाँ पे लिखा है। 1937 में प्रकाशित पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया प्रबंधन करना, एक तरीके से मैनेजमेंट का ही दूसरा रूप है, दूसरा नाम है ये। अमेरिकी विद्वान लूथर गुलिक ने फेयोल के विचारों को और विकसित किया। अब देखो, पहले हमने टेलर को पढ़ा, फिर हमने फेयोल को पढ़ा। अब ये जो लूथर गुलिक थे, इन्होंने जो फेयोल ने जो नियम दिए थे ना, उनमें ही और ज्यादा सुधार करके अपने ये जो है POSD CORB, ये जो नियम है इन्होंने बनाए थे, तो इनके हम डिटेल में पढ़ेंगे। फेयोल के विचारों को और विस्तारित किया और प्रशासन के कार्यों को एक यादगार साबित संक्षिप्त यादगार यादगार संक्षिप्त सूत्र इसमें समाहित किया। अब जो लूथर गुलिक ने फ्योल के नियमों को इन चीजों में बांट करके एक याद रखने वाली एक चीज बनाई, बहुत शॉर्ट में। और इन सब का मतलब हम देखेंगे। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग यानी कि नियुक्तियां, किस तरह किस इंसान को क्या काम देना है, किस तरह की जिम्मेदारी देनी है। डी से डायरेक्शन, निर्देशन के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था कि डायरेक्शन क्या होता है, उनका दिशा निर्देश करना, उनका मोटिवेट करना, उनका ध्यान रखना कि सही दिशा में काम कर रहे हैं नहीं। कोऑर्डिनेशन भी हमने पढ़ा था
कि चारों एक दिशा में काम करें, तभी किसी संगठन में कार्य करने की जो योग्यता है वो पूरी तरह से दक्ष हो पाएगी, वो संगठन अपने लक्ष्य प्राप्त करेगा। रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्ट जो है किसी काम को करने के बाद उसकी रिपोर्ट्स बनाना, उसकी समरी तैयार करना कि ये हम करना चाहते थे, ये हम कर पाए हैं, इतना हमारा काम हुआ है, इतना नहीं हुआ है, इस तरह की एक तरह से डिटेलिंग करना वो भी इसका पार्ट है। हाँ, लूथर गुलिक ने जो नियम दिए थे उनमें से आर से मतलब रिपोर्टिंग हो गया, बी से बजटिंग हो गया। किसी काम को करने के लिए उसकी बजट भी तो जरूरी है ना, ऐसा तो नहीं हम जितना मन में आए पैसा खर्च कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी व्यर्थ ऐसे कर सकते हैं, तो वो भी नहीं चल सकता। बजट बना करके ढंग से काम करना होता है। अब यहाँ पे इनको डिटेल में समझेंगे। अब जो प्लानिंग है, पी से प्लानिंग आएगा तो सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक नीतियों और विधियों का चयन। प्लानिंग करना जो वैज्ञानिक पद्धति में हमने पढ़ा था ना कि सबसे अच्छा तरीका किसी काम को करने के लिए लागू करना है, तो वही यहाँ पे लिखा है। संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करना, आगे के बारे में सोचना कि हमें भविष्य में अगर ये रिजल्ट चाहिए तो आज हमें ये काम करना होगा, एक तरीके से प्लानिंग करना, और प्लानिंग ही पी से शुरू होता है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। अब संगठन से आप समझते ही होंगे कि संगठन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने ऊपर इसमें कई बार डिस्कस कर लिया है। क्रियाओं का विभाजन, कोई भी काम है उसको बांटना, किस काम को कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है। औपचारिक संरचना का निर्माण। औपचारिक संरचना मतलब ऐसी संरचना जिसका रिकॉर्ड रखे जाए, या एक मैनेजर है उसके नीचे 3 छोटे मैनेजर हैं, उसको वो आदेश देगा, वो काम करेंगे, तो ये एक जो प्रक्रिया है इसका जो संरचना बनाना, इसका औपचारिकरण करना, ये इसका पार्ट है। उसके बाद स्टाफिंग है। स्टाफिंग में तो सीधा है कि जो व्यक्ति जिस काम के लायक है उसके लिए उसको भर्ती करो और उसके लिए उसको प्रशिक्षण दो, फिर उससे काम करवाओ। निर्देशन, आदेश देना किसी काम को करवाने के लिए। मार्गदर्शन देना यानी कि समझाना कि आप क्या काम करोगे, कैसे करोगे, किस तरह से इस काम को सही से करना है। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। और नेतृत्व का प्रमुख पहलू, नेतृत्व यानी उन सबको लीडर बनना, उन सबके आगे रहना, उन सबको समझाना, हर काम में उनकी सहायता भी करना। कोऑर्डिनेटिंग, विभिन्न विभागों और इकाइयों के मध्य एकीकरण स्थापित करना, कार्यों में सामंजस्य बनाना। अब एक कोई कंपनी है उसमें 5-6 डिपार्टमेंट है, जैसे किसी सरकारी डिपार्टमेंट को हम ले लेते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, या फिर ये स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट हो गया, ये खान और खनिज से संबंधित डिपार्टमेंट हो गया। तो इन सब डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रखने के बाद हमें एक जो बड़ा तंत्र मिलता है हम उसको सरकार कहते हैं। उसी तरह से संगठन और प्रशासन के अंदर भी कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। एक दूसरे को पता होना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है, तभी तो पूरी जो व्यवस्था है उसका जो उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है, उसको जो रिजल्ट चाहिए वो मिल पाएगा, वरना कैसे मिल पाएगा। मान लो एजुकेशन विभाग अपनी मर्जी से कुछ काम करे तो मेडिकल विभाग भी प्रभावित होगा, दूसरे विभाग भी प्रभावित होंगे, है ना। तो एक दूसरे का नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है ये इस नियम के अंदर। रिपोर्टिंग, उच्च अधिकारियों को कार्यों की प्रगति, उपलब्धियों और समस्याओं से नियमित विवरण देना, यानी कि रिपोर्ट करना। जो आपके बड़े अधिकारी हैं, जैसे किसी भी संगठन के अंदर, पुलिस के अंदर मान लो कांस्टेबल है, यहाँ पे अपने एक तरीके से ये ट्रैफिक लाइट के बारे में यहाँ पे देख रहा है कि ट्रैफिक लाइट का क्या है, कैसे है। यहाँ पे मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी का चालान कट जाता है, तो इस चीज़ के बारे में ये अपने थाने में जाके अपने जो इनके जो एसएचओ हैं या बॉस हैं, थानेदार जो हैं, उनको रिपोर्ट करेगा ना कि ये मैंने ये किया, इसका ये था, ये इस वजह से ये कार्रवाई मैंने की। तो संगठन में ये भी जरूरी होता है कि जो छोटे लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, नीचे स्तर पर हैं, वो बड़ों अपने उच्च अधिकारियों को अपने से जो पद सोपान में जो बड़े हैं उनको रिपोर्ट करें, उनसे बातों की उनको जानकारी पहुंचाए, ताकि उनको भी पता चले कि जमीनी स्तर पर हमारे संगठन में क्या चल रहा है। बजटिंग, राजस्व तथा खर्चों का योजनाबद्ध लेखा जोखा। ये तो सिंपल है, किसी भी संगठन के अंदर, किसी भी प्रशासन की व्यवस्था के अंदर बजट एक महत्वपूर्ण चीज होती है। बजट के बिना तो कुछ कार्य हम कर ही नहीं पाएंगे बिना पैसे के। अब हम इसके बाद देखते हैं महत्व और प्रासंगिकता। जो भी हमने ये पढ़े और इनके पूर्ण रूप को भी जाना और फिर उसकी व्याख्या को भी देखा। जैसे पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग यानी कि नियुक्तियाँ। तो ये जो सूत्र है आज भी लोक प्रशासन और व्यवसाय प्रबंधन की शिक्षा में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है लोक प्रशासन यानी कि हमारा जो सरकारी शासन होता है, हमारा सरकारी शासन जो भी है उसको हम लोक प्रशासन बोलते हैं। जैसे हमारे राज्य की सरकार, देश की सरकार, तो वो जो सरकार है वो लोक प्रशासन के अंदर आती है। जनता पर जो प्रशासन होता है उसको लोक प्रशासन बोलते हैं। व्यवसाय प्रबंधन यानी बिजनेस मैनेजमेंट, बड़ी बड़ी कंपनी और बड़े बड़े बिजनेसेस के मैनेजमेंट में भी ये सूत्र हमें काम आता है।
यह प्रशासनिक कार्यों को याद रखने का एक प्रभावी माध्यम है और प्रबंधकीय भूमिकाओं की व्यापक समझ प्रदान करता है। अब देखिए याद रखने में कैसे प्रभावी माध्यम है। हमें अगर कोई बड़ी सी व्याख्या लिख करके दे दे बहुत सारे पेजेस में, तो शायद हम उसको अच्छे से और प्रभावी तरीके से, या फिर एक कम से कम एक क्रम में नहीं याद रख पाएंगे, ज़्यादा संभावना ना याद रख पाने की ही होगी। लेकिन इतना छोटा सा सूत्र हमें आगे हमें कोई बताता है जिसमें 8 कैरेक्टर हों और उसके बाद हर कैरेक्टर का एक फुल फॉर्म हो। जैसे हम इसको इसमें लेते हैं तो इसमें CO से मतलब होता है कोऑर्डिनेशन और फिर रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग हमें अगर R से रिपोर्टिंग याद आ जाता है ना, तो उसके बाद हम ये भी पता हमें याद हो जाता है, एक बार पढ़ने के बाद हमें हमारे दिमाग में वो चीज़ रिकॉल हो जाती है कि अच्छा रिपोर्टिंग मतलब अपने उच्च अधिकारियों को कार्यों की प्रगति यानी कि किस तरह से काम किए और किस तरह से उनको एक तरीके से हैंडल किया गया, उनकी रिपोर्ट छोटे स्तर से मतलब जो ग्राउंड पे काम करने वाले होते हैं वो बड़े स्तर पर अपने उच्चाधिकारियों को भेज देते हैं, इस तरह का है। तो ये आसान है याद रख पाने में और छोटा सूत्र है, ठीक है। उसके बाद प्रशासनिक विचारधारा की जो आलोचना है उसको हम देख लेते हैं। प्रशासनिक विचारधारा की आलोचना में भी हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें ये प्रशासनिक आलोचना जो विचारधारा है उसको कई विद्वान और स्कॉलर ये मानते हैं कि इसमें कुछ कमियां भी हैं। जैसे यद्यपि प्रशासन विचारधारा के नियम आज भी प्रबंधन में सार्थक हैं। हाँ, मानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है हमने छोटे से सूत्र में याद कर ली और अच्छी चीज़ें भी हैं ये प्रशासन के लिए और प्रबंधन के लिए, लेकिन ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण और आधुनिक संगठनात्मक सिद्धांतों में इसकी कड़ी आलोचना की है। व्यवहारवादी यानी कि जो चीज़ प्रैक्टिकली हो ना उसमें थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ी थ्योरी टाइप की चीज़ है, प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा तो इसमें प्रैक्टिकल का जो है वो झुकाव इसमें कम दिखता है। और एक संतुलित समझ के लिए इन कमियों को जानना महत्वपूर्ण है। तो हम भी जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या कमियां हैं और जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स इसमें जो 5 बिंदु दिए गए हैं हम उनको जानेंगे। प्रशासनिक विचारधारा की कमियां। तो औपचारिक संरचना पर जोर, औपचारिक यानी कि जो कागजी कार्रवाई होती है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो यह सिद्धांत केवल संगठन के कागजी औपचारिक ढांचे की व्याख्या करता है। कागजी ढांचे की व्याख्या करने से मतलब है कि ये नियम, कायदे, कानून, संगठन, प्लानिंग सब बता देगा, लेकिन ग्राउंड पे या फिर जो मानवीय संबंध है ना, कि एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ किस तरह से संबंध, हालांकि किसी भी संगठन के अंदर आपसी जो रिलेशन होता है दो इंसानों के बीच, वो भी तो उस संगठन की क्रियाविधि को प्रभावित करता है ना, या नहीं करता है। तो उस बारे में ये कुछ बात नहीं करता है। और जो संचार के अनौपचारिक चैनलों की उपेक्षा करता है, यानी कि आपस में जो संवाद होता है व्यक्तियों में, लोगों में, समाज में, तो उसके बारे में ये कोई जानकारी नहीं देता है कि संगठन में उसका ध्यान किस तरह से रखा जाए। दूसरी जो मुख्य कड़ी है वो है उच्च स्तर पर ध्यान। ये केवल जो ऊंचे लेवल के हैं ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक रिपोर्टिंग का ऑप्शन भी है, इसमें रिपोर्टिंग का बिंदु भी है। तो वो बिंदु क्या है, नीचे से ऊपर तक की जानकारी पहुंचाने का ही वो है। तो ज़्यादातर इसका जो झुकाव है या ज़्यादातर इसके बारे में जो व्याख्या है ना वो ऊपर के स्तर के लोगों के लिए है। तो इसके कारण जो ग्राउंड पे जो लोग हैं ना तो उनकी समस्याओं के बारे में इसमें कुछ जिक्र है, ना वो ग्राउंड लेवल पर किस तरह से प्रबंधन को मैनेज करते हैं, किस तरह से उनको मतलब उनकी क्रियाविधि किस तरह की होनी चाहिए, तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ नहीं बताता है। जिससे ज़मीनी स्तर की वास्तविकताओं पर परिचालन संबंधी चुनौतियों की किस तरह से ग्राउंड लेवल पर एक तरीके से चुनौतियाँ या फिर समस्याएं आ रही है, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देती है। और निचले स्तर के कर्मचारियों की भागीदारी को नज़रअंदाज, अब ऐसे में तो यही होगा ना, जब आप किसी प्रबंधन करने के लिए कोई नियम बना रहे हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लोगों के लिए बना रहे हैं, तो नीचे के लोगों को तो नज़रअंदाज कर ही दिया ना। और हालांकि ऊपर या नीचे दोनों तरफ के लोग तो महत्वपूर्ण होते हैं किसी संगठन के लिए। ऐसा नहीं है कि एक किसी तरह के मतलब किसी भी एक तरफ के लोग संगठन को चला सकते हैं। तो उच्च स्तर का जो नीति निर्माता जो वर्ग होता है, जैसे किसी संगठन का, कंपनी का, बिजनेस का CEO होता है या मुखिया होता है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना उनका एक छोटे से छोटा कर्मचारी। तो ये यहाँ पे इनमें इसमें एक कड़ी मिसिंग दिखती है। उसके बाद ये यांत्रिक पद्धति है। इसको यांत्रिक पद्धति कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से नियम, कायदे, कानून तो बहुत सारे बना देता है, पर जो इंसान इस नियम, कायदे, कानूनों को लागू कर रहे होते हैं ना, उन इंसानों की किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति, जैसे इंसान जो है वो भावनात्मक भी होते हैं, इंसान जो हिंसक भी हो सकते हैं कभी कभी किसी परिस्थितियों में। तो इंसानी जो प्रवृत्तियाँ हैं, गुस्सा, क्रोध, प्रेम, इन सब के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंसान की जो भावनाएं होती हैं वो संगठन को प्रभावित नहीं करती है, वो भी प्रभावित करती है किसी भी संगठन को। तो मानवीय पहलुओं, भावनाओं के और सामाजिक प्रेरणाओं की अवहेलना के शिकार यांत्रिक और अमानवीय कहा गया है, यानी कि इसको एक मशीन जैसा सिस्टम बनाने के लिए ज़्यादा वो समझा जाता है। जैसे हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी है, जैसे हमने अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो उसमें नियम है, कायदे है, कानून है, ऊपर से नीचे तक सबके लिए नियम बने हुए हैं। पर जो इंसानी जो है ना, किसी को एक तरीके से असहमति भी हो सकती है कि आप जो नियम या फिर जो भी आप आदेश दे रहे हैं वो सही नहीं है, तो उसका इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया और ना ही ये बताया गया है कि किस तरह से ऐसी परिस्थितियों को हैंडल किया जाए। तो एक मशीनी तरह की विधि है ये नौकरशाह जो प्रशासनिक विधि है। उसके बाद बंद व्यवस्था धारणा, यानी कि कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ओपन होते हैं, जिनके अंदर जनता के साथ इंटरेक्शन होता है, वो लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उनके बारे में नहीं ज़्यादा जानकारी दी गई है। और ये जो भी संगठन है, जिस संगठन के बारे में इस तरह के नियम लागू किए जाते हैं, उसको ना एक तरीके से बंद समझता है, जैसे कि ये एक संगठन है, अपने आप में एक पूरा एंटिटी है, बाहर की जो चीज़ें हैं उसका इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ऐसा नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं प्रौद्योगिकी। अब शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई संगठन है तो प्रौद्योगिकी जैसे जैसे चेंज होती है तो शिक्षा से जुड़े संगठन भी चेंज होंगे ना। अब जैसे शिक्षा हम स्कूलों में ले लेते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट के आने के बाद स्कूलों में भी कंप्यूटर और इंटरनेट आ गए। तो उस ऐसी परिस्थिति में किस तरह से उस समस्या को या फिर उस तरह के नए एक प्रकार से आयाम को हैंडल किया जाए, उसके बारे में इसमें कोई जानकारी हमें ज़्यादा विस्तार में देखने को नहीं मिलती। अपर्याप्त मार्गदर्शन, यानी कि जो मार्गदर्शन है वो थोड़ा है या फिर अपर्याप्त है। जैसे जटिल, गतिशील और विविध उद्देश्यों वाले आधुनिक संगठनों के लिए अब कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो अपने आप में सीमित होते हैं, वो बाहर से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते। कुछ संगठन ऐसे भी होते हैं जो जनता से इंटरेक्शन करते हैं। तो ऐसे संगठनों के बारे में ज़्यादा उसमें नहीं हमें कुछ देखने को मिलता है इस विधि के अंदर, प्रशासन की प्रशासकीय विधि के अंदर, या फिर मैनेजमेंट या प्रबंधन की प्रशासकीय विधि के अंदर। तो बदलते परिवेश के अनुकूल नहीं है ये वाले नियम, ये एक तरीके से रिजिड हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ना के बराबर है। अब हम देख लेते हैं इसका निष्कर्ष। तो इन आज आलोचनाओं के बावजूद प्रशासनिक विचारधारा है, जिसकी अभी हमने आलोचनाएं या कमियां डिस्कस की हैं। प्रशासनिक विचारधारा ने प्रबंधन सिद्धांत को एक व्यवस्थित फ्रेम प्रदान किया है। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इसने जो प्रबंधन का सिद्धांत है या मैनेजमेंट के जो नियम हैं उसको एक अच्छा ढांचा दिया है। यानी कि अगर हम किसी संगठन की स्थापना करते हैं तो उस संगठन में शुरुआत में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यही सब चीज़ें होती हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ये किसी संगठन की एक प्रकार से हम कहें तो रीढ़ की हड्डी होता है, या फिर जो मूलभूत चीज़ें होती हैं किसी प्रशासनिक इकाई के अंदर या किसी किसी संगठन के अंदर, तो वो तो ये दे देता है। तो उस मामले में इसको हम अच्छा कह सकते हैं, इस प्रशासकीय विधि को। इसके अलावा इसने संगठनात्मक संरचना और प्रक्रियाओं को समझने के लिए शुरुआती आधार स्थापित किया। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, किसी संगठन को शुरुआत से समझने या फिर किसी संगठन की स्थापना के लिए ये काफ़ी अच्छी विधि है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे उसमें जटिलताएं आती है तो उसके लिए इसमें जो निर्देश या मार्गदर्शन है उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। ये जटिलताओं को एक प्रकार से हैंडल नहीं कर पाती है ये विधि। उसके बाद अधिक मानव केंद्रित और अनुकूलनीय सिद्धांत विकसित हुए। अब ऐसा भी नहीं है कि ये जो नियम है या फिर इस प्रकार का जो हम देख रहे हैं प्रशासन के लिए जो सिद्धांत है, ये अपने आप में आकर के रुक गया, ऐसा नहीं है। प्रशासन का जो नियम है, प्रशासन को चलाने के जो सिद्धांत हैं, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं समय के साथ साथ। जैसे समय की मांग होती है, प्रशासन के नियम भी बदलते रहते हैं। तो नए नए नियम भी इसके बाद आ गए तो वो इसमें जो कमियां हैं वो उसको पूरा कर देते हैं। हमें निष्कर्ष के तौर पर ये चीज़ याद रखनी है, इसकी कमियों को भी याद रखना है, इसकी अच्छाइयों को भी याद रखना है। और हमें अपनी तरफ से एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी तरफ से किसी भी तरह का मत या फिर एक तरीके से ओपिनियन नहीं बनाना है कि ये चीज़ ऐसी है या ऐसी है। जो हमें इस स्लाइडों में आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, या फिर आपकी सिलेबस की बुक में है, आपको उसी को ही याद रखना है। अलग से आपका अपने विचार नहीं व्यक्त करने होते हैं, जो लिखा होता है वही आपको समझना और याद रखना होता है। अब जैसे हम ये पूरा चैप्टर ही प्रबंधन पर पढ़ रहे हैं, तो प्रबंधन की अब तक हमने 2 विधियाँ पढ़ ली हैं। पहली विधि जो है वो वैज्ञानिक विधि है। उसके बाद दूसरी विधि हमने पढ़ी प्रशासकीय विधि, जिसकी अभी अभी हमने कमियां और आलोचनाएं डिस्कस की हैं। प्रशासकीय विधि के बाद ये जो तीसरी विधि या जो तीसरा सिद्धांत है प्रबंध करने का, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के जो तरीके होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, तो उसी में से हम ये 3 रूपों को आज डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। अब तीसरा है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। प्रशासनिक विचारों के विकास में नौकरशाही का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
प्रशासनिक विचारों में ये भी एक अच्छी खासी अपना स्थान रखता है। नौकरशाही का सिद्धांत जो है उसका भी प्रशासन की दुनिया में, प्रबंधन की दुनिया में एक अच्छा खासा नाम है, अच्छी खासी इसकी महत्ता है, एक तरह से कह सकते हैं। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरोक्रेटी से आया है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के वाणिज्य मंत्री ने 18वीं सदी में किया था। अब ब्यूरोक्रेसी का जो सिद्धांत है इसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के वित्त मंत्री ने 18वीं सदी में किया था। 18वीं सदी का मतलब है 1700 के बाद के वर्षों में, 1700 से 1800 के बीच के वर्षों में इसका प्रयोग किया गया सर्वप्रथम। अब मुख्य प्रमुख परिभाषाएं इन विद्वानों के द्वारा हम समझ लेते हैं। नौकरशाही का सिद्धांत है, उसकी मैक्स वेबर ने परिभाषा दी है कि सत्ता यानी कि सरकार या फिर एक प्रकार से शासन, उद्देश्यों यानी कि ज़रूरतों, फिर उसके टारगेट्स या जो भी लक्ष्य होते हैं प्रशासन के उनका, और भूमिकाओं की संप्रेषण की संरचना है ये। भूमिका मतलब एक तरह से उसका जो धरातल तैयार होता है प्रशासन का, तो उस तरह की जो इसकी प्रकृति है मैक्स वेबर ने बताई है हमें। इसके बाद हिक्स एवं गुलिट जो विद्वान हैं उन्होंने बताया है कि विशिष्ट पदों का एकीकृत सोपान जहां सत्ता व्यक्ति से नहीं पद से जुड़ी होती है। नौकरशाही का एक महत्वपूर्ण ये भी इसकी विशेषता है कि इसमें पद सोपान होता है। सोपान यानी कि सीढ़ी, जैसे सबसे जो बड़ा अधिकारी होता है किसी संगठन का वो सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद उसके नीचे वाला, और इस तरह से जो न्यूनतम स्तर पर जो एकदम से कहते हैं धरातल पर काम करने वाला जो भी कर्मचारी या उस संगठन का सदस्य होगा, तो इस तरह से इसका ढांचा होता है नौकरशाही व्यवस्था का। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं हमारे राज्य की पुलिस व्यवस्था को। पुलिस व्यवस्था में सबसे जो मुख्य अधिकारी होते हैं और उसके नीचे कुछ अतिरिक्त मुख्य अधिकारी होते हैं, लेकिन वो अपने आप में पुलिसिंग के कार्य को करने में पर्याप्त नहीं होते हैं। उनको नीचे कांस्टेबल से और एसआई से, एएसआई से, इस प्रकार के पदाधिकारियों से अपने कार्य को संचालन के लिए या पुलिसिंग करने के लिए उनकी मदद लगती है। तो ये हमारी जो सरकारी जो सिस्टम है ना उसको एक तरीके से नौकरशाही सिस्टम ही कहेंगे, या फिर हमारे देश में अगर उदाहरण देखना हो तो ये सबसे बड़ा उदाहरण होगा नौकरशाही सिद्धांत का। अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस होते हैं, जो भी आपने सुना होगा, तो ये सब नौकरशाही ही में आते हैं। नौकरशाही एक तरह से वो सरकार की व्यवस्थाओं का प्रबंधन ही तो कर रहे हैं और वो नौकरशाही सिद्धांत का पालन करते हुए ये सब कर रहे हैं। अब देखते हैं जर्मनी के प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किया और इसे प्रशासन का प्रतिष्ठित और आदर्श रूप बताया। मैक्स वेबर ने कहा कि प्रशासन करने के लिए यानी सरकार या राज्य चलाने के लिए जो प्रबंधन करने का जो तरीका है ना वो नौकरशाही से अच्छा तरीका नहीं हो सकता है, वो सबसे अच्छा है और सबसे आदर्श है। उनके अनुसार वह बड़े पैमाने पर जटिल संगठनों को कुशलतापूर्वक प्रतिबंधित करने का तर्कसंगत तरीका है। इस लाइन का मतलब ये है कि संगठन चाहे जितना भी बड़ा हो, सबसे ऊपर उसका मुखिया होगा, उसके नीचे उसके सहायक मतलब होंगे, जो सहायक मुखिया होंगे 2 या 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, उसके बाद उनके नीचे इस तरह से एक ब्रांच बन जाती है। और चाहे जितना भी जटिल संगठन हो या फिर कोई कंपनी या एक तरह से संस्था हो, उसका संचालन इस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता है कि 1-2 व्यक्तियों के हाथ में पावर हो। इसमें नीचे से नीचे एक तरीके से सीढ़ी की तरह वो बड़ा छोटा फिर उससे छोटा इस तरह का एक सिस्टम बना होता है, जिससे प्रशासन चलाने में उस संगठन का और उस संस्थान का जो प्रबंधन है उसको चलाने में आसानी रहती है। तो ये सबसे अच्छा है मैक्स वेबर के अनुसार। अब नौकरशाही की विशेषताएं वेबर के अनुसार, वेबर कहते हैं कि नौकरशाही की कुछ विशेषताएं भी हैं। ठीक है, तो नौकरशाही की विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता वेबर कहते हैं विशिष्टीकरण है। विशिष्टीकरण से उनका अर्थ है कि कार्य का स्पष्ट विभाजन और प्रत्येक कर्मचारी को उसकी योग्यता और कौशल के अनुसार विशिष्ट कार्य सौंपना। मतलब कर्मचारी की जो योग्यता है, अब हम फिर से वही उदाहरण लेंगे कि एक पुलिस कांस्टेबल है, वो ऐसा तो नहीं है कि जो राज्य का पुलिस प्रमुख है उसके दायित्वों को संभाल सकता है, वो अपने स्तर के दायित्व संभालता है। उसके बाद इसके ऊपर एसआई आते हैं, फिर सर्किल इंस्पेक्टर आते हैं, फिर डीएसपी एसपी आते हैं। उस तरह से ये धीरे धीरे जो जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है ना, उसको बांट दिया जाता है। तो विशिष्टीकरण इसका एक विशेषता है। उसके बाद पदानुक्रम, जैसे इस बात से ही हमें यहीं इसी से समझ सकते हैं, इसमें जो पद होते हैं उनका अनुक्रम होता है, एक पदों की श्रृंखला होती है, छोटा बड़ा इस तरह से। तो एक स्पष्ट सोपानिक संरचना जहाँ निम्न पद पर कार्य करने वाला हमेशा उच्च पद के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होता है। जो ये है सबसे नीचे वाला, ये जो ऊपर बैठा होता है सबसे ऊपर,
इसके नियंत्रण और इसकी देखरेख में होता है कि वो सबसे अपनी जो कार्यवाही है, अपने जो कर्तव्य है, उनका पालन सही से कर रहे हैं या नहीं। तो ये एक इसकी विशेषता है जिससे जो प्रशासन है किसी भी संगठन का जितना भी जटिल हो आसान हो जाता है उसको हैंडल करना। उसके बाद निरपेक्ष नियम, यानी कि व्यक्ति की पसंद या भावनाओं के बजाय पूर्व निर्धारित लिखित नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर निर्णय लेना और कार्य करना। यहाँ ये कहना चाहता है कि ऐसा नहीं होता है जैसे हमने देखा था वैज्ञानिक विधि में या वैज्ञानिक प्रशासन में। वैज्ञानिक प्रशासन में व्यक्ति की रुचि, उसकी जो है इच्छा होती है किस प्रकार का कार्य करने की, फिर उसमें उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद वो मनचाहे परिणाम लेकर के आता है, वो अपने कार्य कुशलता को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे नियम पहले से तय होता है। अगर कोई मान उदाहरण के लिए अगर कलेक्टर होता है किसी जिले का, तो उसके कार्य और उसके दायित्व निर्धारित होते हैं। वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरी रुचि का कार्य है और ये मेरी रुचि का नहीं है। तो पहले से नियम तय होने से वो स्पष्टता रहती है कि इस प्रकार या इस पद पर बैठा व्यक्ति इस प्रकार के कार्य और ये दायित्व निर्वहन करेगा। अब देखते हैं अवैयक्तिक संबंध। ये एक तरह से इसकी कमी भी हो सकती है और इसकी अच्छाई भी हो सकती है कि जो भी संगठन होता है उसमें ऊपर से नीचे तक जो संबंध होते हैं ना लोगों के, वो बस व्यावसायिक संबंध होते हैं, प्रोफेशनल रिलेशन होते हैं। व्यक्तिगत रूप से उनका वो एक प्रकार से किसी तरह का बंधन या एक प्रकार का उनके बीच कोई संबंध नहीं होता है। जिससे क्या होता है, संगठन के भीतर व्यक्तिगत भावनाओं और संबंधों का कोई स्थान नहीं होता। कर्मचारियों के बीच संबंध केवल व्यावसायिक कर्तव्य पालन पर आधारित होते हैं। सीनियर जूनियर को आदेश देगा, वो उसका पालन करेगा, बस यहाँ तक सीमित है। उनके बीच में दोस्ती या फिर अपनेपन इस तरह का कोई भाव नहीं होता है। तो ये इसकी विशेषता भी है। कानूनी सत्ता, यानी कि जो पावर जो है, जैसे अभी हमने एक जिला कलेक्टर का उदाहरण लिया। कोई व्यक्ति जिला कलेक्टर के पद पर बैठा है, उसकी शक्तियाँ, उसके नियम कायदे कानून सब तय हैं, लिखे हुए नियमों के आधार पर वो कार्य करता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस पद का त्याग कर देता है, अगर वो रिजाइन कर देता है, तो वो कार्य और वो शक्तियाँ उसके पास नहीं रहती हैं, वो शक्तियाँ उससे छीन जाती हैं। तो यहाँ कानूनी सत्ता से इसका मतलब है कि शक्ति किसी विशेष व्यक्ति में नहीं बल्कि पद में होती है। आज राज्य का मुख्यमंत्री कोई एक व्यक्ति है, कल चुनाव होकर के कोई दूसरा बन जाता है, तो जो शक्तियाँ इसके पास थी वो सारी इसके पास चली जाती हैं। उस व्यक्ति के पास कोई शक्तियाँ या फिर इस प्रकार के पावर या पद नहीं रहता है, वो पद के अंदर ही समाहित होती हैं सभी नियम कायदे कानून। ये इसकी विशेषता है। इसकी अंतिम विशेषता है कि लिखित अभिलेख होता है। हर चीज़ के नियम कायदे कानून औपचारिक रूप से लिखे हुए होते हैं, डॉक्यूमेंटेड होते हैं। तो किसी प्रकार की उलझन, किसी प्रकार का मतलब एक तरीके से अगर कहें कि गलत फहमी नहीं हो सकती है, इसमें होने की कोई संभावना नहीं होती है। नियम कायदे सबके पहले से लिखित होते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन और कार्य संचालन में आसानी रहती है। प्रत्येक निर्णय, कार्रवाई और नियम का लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है। वह यदि भविष्य में संदर्भ, उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। अगर लिखित में सब कुछ काम होता है तो एक तरीके से जो पदाधिकारी जिस पद पर बैठा होता है उसकी जवाबदेही रहती है कि ये आपका कर्तव्य था, ये आपका दायित्व था, ये आपने निभाया या क्यों नहीं निभाया। इस तरह से उसको जवाबदेह किया जा सकता है, उससे सवाल पूछा जा सकता है। तो नौकरशाही की ये विशेषता है। अब नौकरशाही का जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ कमियां भी होंगी, तो उन कमियों को भी देख लेते हैं। आलोचनाओं का जिक्र करते हैं तो मैक्स वेबर इसकी आलोचना करते हुए लिखते हैं कि नौकरशाही का आदर्श स्वरूप व्यवहार में अक्सर कई कमियों और चुनौतियों से जूझता है। यानी कि नौकरशाही के नियम लिखे हुए होते हैं, नियम कायदे कानून लिख दिए जाते हैं पहले से कि ऐसा होता है, ऐसा कार्य करना है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी शक्तियाँ हैं, ये आपके पद के पास इस तरह से होता है। लेकिन व्यवहार में वो ऐसी चीज़ें हो नहीं पाती हैं कई बार। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो सरकारी सिस्टम है वो किस तरह से काम करना चाहिए, उसके सारे नियम कायदे कानून लिखे गए होते हैं, पर वो उस तरह से काम नहीं हो पाता है। या फिर कई बार हम देखते हैं जो भ्रष्टाचार के जो केसेस होते हैं, या वो भी इसी के कारण होते हैं क्योंकि नियम लिखना एक बात है और उसको व्यवहार में लाना दूसरी बात है। तो व्यवहारिकता की जो समस्या है वो भी इसके साथ है। और मशीन सिद्धांत भी इसको जैसे कहा था, तो मशीनों की तरह चलने वाला सिद्धांत है। और मशीनों की तरह लिखे गए नियम इंसानों पर जब हम लागू करते हैं तो इंसान में भावनाएं होती है, वो उसको पूरी तरह से लागू नहीं कर पाता है। अब इसमें मानवीय लचीलेपन का अभाव होता है, यानी कि इंसानी भावनाएं जैसे अभी मैंने कहा वो इसमें एक तरीके से उनका कोई स्थान नहीं होता है। तो एक तरह से इनमें आपस में परस्पर टकराव होता है मानवीय भावनाओं। जो नियम लिखे हैं वो एक तरीके से ऐसे होते हैं जैसे किसी मशीन को फॉलो करने के लिए आपने निर्देश दिया हो, पर सामने जो कार्य करेगा वो तो एक मनुष्य करेगा ना। तो उसमें जो भावनाएं होंगी वो उस कार्य संचालन को, उस क्रियाविधि को करने में एक तरीके से बाधा बनेगी। अब जड़ता और लोचहीनता,
नियमों का अंधानुकरण सृजनात्मकता को खत्म कर देता है, संगठन को बदलते परिवेश के अनुकूल ढलने से रोकता है। कोई नियम लिखा गया है तो वो चाहे कितना गलत हो सही हो, उसको उसी तरह से कार्य करना है। इससे एक तरीके से इसमें ना गुंजाइश नहीं रहती कि आप उसको समय के साथ या ज़रूरत के अनुसार नियम को परिवर्तित कर लो। जो नियम लिखा गया वो लोहे की लकीर हो जाता है, कार्य को उसी के आधार पर करना पड़ता है। लाल फीताशाही, कागजी कार्रवाई, प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं में अत्यधिक समय बर्बाद होता है। आपने सुना होगा अक्सर कि सरकारी काम की फाइलें अटक जाती हैं या फिर फाइल आगे नहीं बढ़ती है। तो नियम कायदे कानून का एक ऐसा जाल बन जाता है कि जो एक्चुअल काम होता है ना, जो जिस काम के लिए वो फाइल बनी है, वो ना करके बस फाइलों में ही उलझा रह जाता है। जैसे सड़क बनानी है तो उसके लिए फाइलें तैयार होगी कि सबसे पहले ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा, फिर एक तरह से जो निविदा है वो निकाली जाएगी कि इस सड़क को बनाने के लिए इतने पैसे मंजूर होंगे और कौन इस सड़क को बनाएगा, उसकी में कागजी कार्रवाई होगी। ऐसे ऐसे इतने सारे नियम बना दिए जाते हैं, तो कार्यविधि जो है, कार्यवाही जो है, नियमों में ही उलझ के रह जाती है, जिससे निर्णय लेने में अनावश्यक देरी होती है। तो ये इसकी कमी है। इतने सारे नियम तो होते हैं पर प्रैक्टिकली उनको करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। कठपुतली अधीनस्था, एक सीनियर है, उसने जूनियर को आदेश दिया कि आपको ये कार्य करना है तो वो उसको करना ही पड़ेगा, भले उसको वो सही लगे या गलत लगे। नियमों की बाध्यता ही ऐसी है कि सीनियर के आदेश को आप नहीं टाल सकते। तो कठपुतली की तरह नीचे लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको अपने सीनियर्स का आदेश मानना पड़ता है। उसके बाद सत्ता का विरोधाभास, कभी कभी पद पर बैठा व्यक्ति आवश्यक योग्यता और विशेषज्ञता नहीं रखता। मान लो कोई ऐसा पदाधिकारी आ जाता है जिसमें कोई योग्यता नहीं है, कोई किसी प्रकार का स्किल नहीं है, उसको किसी प्रकार की चीज़ों के मतलब जो कार्यविधि है उस संगठन की उसके बारे में पता नहीं है, तो वो उसके नीचे के जो कर्मचारी हैं उनको प्रभावित करेगी। वो उससे एक प्रकार से दुखी होंगे कि ये जो व्यक्ति है हमारे ऊपर बैठा है, कहने को तो हमसे सीनियर है लेकिन इसके पास पर्याप्त योग्यता नहीं है और ये इस पद के लायक नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का इसमें कमी हमें देख सकते हैं। इसके बाद ग्लोरीफाइड क्लर्क, ये इस चीज़ को आप सब रिलेट करेंगे। ग्लोरीफाइड क्लर्क, ग्लोरीफाइड शब्द का मतलब होता है जिसकी प्रशंसा कर दी गई हो, जिसको बढ़ा चढ़ाकर एक आसमान में उठा दिया गया हो कि अरे आप तो भगवान हो। क्लर्क आपको पता है, क्लर्क मतलब एक लिपिक होता है जो सामान्य फाइलों और कागजों का काम देखता है। हमारे देश में बड़े से बड़ा अधिकारी आईएएस आईपीएस वो एक प्रकार से क्लर्क ही होते हैं, प्रबंधन की एक कड़ी में हिस्सा होते हैं। वो भी एक क्लर्क की तरह ही नियमों और कायदे कानूनों को देखकर चलते हैं, लेकिन हम उनको ऐसे इज्जत देते हैं, इस प्रकार से ऐसा समझते हैं कि वो पता नहीं आसमान से उतरे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये इस व्यवस्था की कमी है, क्योंकि इसमें पावर होती है पद में, और जो उस पद पर बैठा होता है उसकी अपने आप में एक स्वाभाविक बात है कि उसकी जिसके पास पावर या पद होगी उसकी वाहवाही होगी, उसको ग्लोरीफाई किया जाएगा। तो ये इसकी कमी है जिसमें समाज में कई कुरीतियाँ पैदा हो जाती हैं। और अभी हमने जैसे यहाँ पे समझा था कि लाल फीताशाही और कठपुतली अधीनस्था है, तो वो भी ग्लोरीफाइड क्लर्क इस जो आलोचना का बिंदु है इसकी वजह से होती है। अब हम देख लेते हैं, अब तक हमने प्रशासन की जो 3 बिंदु पढ़े थे, टेलरियन वैज्ञानिक, यानी कि जो टेलर की विधि हमने पढ़ी थी, वैज्ञानिक प्रशासन की विधि, और फ्यूल और गुलिक का नियम हमने पढ़ा था। फ्यूल ने प्रशासनिक का नियम दिया था और गुलिक ने ये जो है ये वाला नियम दिया था। तो ये यहाँ पे हमें शॉर्ट में पूरे लेसन की जो तीनों विधि हमने पढ़ी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वेबरियाई नौकरशाही, जो वेबर है उन्होंने नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी जिसकी अभी अभी हमने कमियाँ देखी है उसकी संरचना, नियम और अनुशासन पर आधारित ढांचा बनाया था। तो ये यहाँ पे हो गया इनका शॉर्ट निष्कर्ष। अब देखते हैं ये लाइन, प्रशासनिक विचारों के विकास में इन तीनों सिद्धांतों, वैज्ञानिक प्रबंधन ये वाला, प्रशासनिक सिद्धांत ये वाला और नौकरशाही ये वाला, इन तीनों ने संगठन में कार्यकुशलता, अब कार्यकुशलता जो वैज्ञानिक संबंध हमने शुरू में पढ़े थे, सबसे जब ये चैप्टर शुरू हुआ तो सबसे पहले हमने वैज्ञानिक प्रशासन की विधि ही पढ़ी थी, जिसमें अपनी किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा, तो कार्यकुशलता तो अपने आप बढ़ जाएगी ना, काम करने की उसकी क्षमता बढ़ेगी। नियमबद्धता, नियमबद्धता हमने प्रशासनिक में सीखी, जिसमें नियम कायदे कानून सब होते हैं और एक प्रकार का ढांचा बना होता है। और अनुशासन हमने नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी से सीखा, इसमें सीनियर का आदेश टालना मतलब भगवान का आदेश टालना, तो इसमें अनुशासन एक प्रकार से हमने देखने को मिलता है। इनकी नींव रखी, और ये तीनों चीज़ें ही किसी भी संगठन, किसी भी प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि इनमें सब में अपनी अपनी कमियां हैं, फिर भी ये अपने आप में अच्छाइयाँ लेकर भी आते हैं।
अब आ जाता है हमारा परीक्षण का पार्ट, यानी कि सेल्फ असेसमेंट का। ये पार्ट आपके लिए है। अब हमने जो पार्ट ये जो चैप्टर था ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो भी हमें सीखना था वो हम सीख चुके हैं। अब हम करेंगे अपनी लर्निंग्स का टेस्ट कि हमने अब तक जो सीखा वो हमें कितना याद है, कितना हम समझ पाए हैं। तथ्यात्मक प्रश्न, यानी कि इसमें फैक्ट और आंकड़े आधारित उत्तर होगा। तो लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित PSDCORB सूत्र में R और B का पूर्ण रूप क्या है, तो ये आपको बताना है हमें। जब ये आठों डिस्कस किए थे तो हमने सबका पूर्ण रूप, जैसे P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, और ये सारे यहाँ तक लास्ट वाला था बजटिंग। तो ये सब हमने देखे। आपने B और R दोनों को बताना है, जिसमें से एक का मैंने बता दिया है बजटिंग, आपको बताना है R। और इसके बाद संदर्भ में स्लाइड 10 है, 10 नंबर स्लाइड में हमने इसको किया था। अब बारी आती है विश्लेषणात्मक प्रश्न की, यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन की, कंसेप्चुअल क्वेश्चन की। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में टेलर की जो मानसिक क्रांति है, मेंटल रेवोल्यूशन, कैसे औद्योगिक संघर्षों को समाप्त कर सकती है। टेलर जो है उन्होंने कौन सा नियम दिया था हमें, वैज्ञानिक प्रबंधन का। और वैज्ञानिक प्रबंधन किसके लिए सबसे ज़्यादा सही था, उद्योगों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए। तो वो उद्योगों और फैक्ट्रियों की जो समस्या है, उनके जो संघर्ष हैं, उनको वो किस तरह से समाप्त कर सकता है या किस तरह से उनके प्रबंधन में सहायता कर सकता है, इस पे आपने अपने विचार लिखने हैं। अगर हो सके तो आप एक अलग से नोटबुक लीजिए, इस प्रश्न को नोट कीजिए और उसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, जो भी अपने शब्दों में आपको समझ आया होगा। इससे आपका दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी मेमोरी रिकॉल होगी जो भी हमने लेसन से सीखा है, और दूसरा आपका रिवीजन हो जाएगा। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, और ये है हमारे इस चैप्टर का एंड। तो यहाँ पे ये समाप्त होता है, और धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपने काफ़ी चीज़ें सीखी है, और मुझे उम्मीद है जो प्रयास हमने किया है आपको कंसेप्ट पूरी तरह से समझाने का, वो आपको अच्छे से समझ आए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनको ज़रूर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा सोच करके, समय लेकर के इनको हल करिए। अब आपको एक हमारी तरफ से एक विनम्र सलाह दी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रशासन के ये सिद्धांत केवल किताबों के लिए नहीं हैं जो हमने अभी सीखे हैं ना, ये वाले जो सिद्धांत हमने 3 जो सिद्धांत सीखे हैं, वैज्ञानिक, प्रशासनिक और नौकरशाही, ये किताबों के लिए नहीं है सिर्फ, ये किताबों में लिखे हैं, ठीक है, पढ़ करके हम एग्ज़ाम में कर देंगे और अपने अच्छा स्कोर करके पास हो जाएंगे, सिर्फ उतना महत्व नहीं है इनका। बल्कि आपके करियर की नींव, चाहे आप सरकारी सेवा में जाएं या फिर निजी क्षेत्र में, आप चाहे अपना प्राइवेट काम करें या सरकारी सेवा में जाएं, ये आपको हर जगह काम आने वाली चीज़ें हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट है, वो हमें टेलर ने बताया, नियोजन फेयोल ने, और नियमबद्धता वेबर ने बताई। तो आपको एक सफल लीडर बनाएगी। इससे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सीखते रहेंगे ऐसी चीज़ें, और इनका पालन भी अपने जीवन में करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड करके जब भी आप चाहें रिवाइज कर सकते हैं इस चैप्टर को। ओके, थैंक यू, टाटा।